अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेज़बान नबीहा इजाज़ खान और मैं हूं आपके साथ अनवार खाबर। सबसे पहले एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे जो कि कनाडा से मौसूल हो रही है। पाकिस्तानी अदाकार कवी खान 80 बरस की उम्र में हमसे जुदा हो गए हैं और खालिक हकीकी से जा मिले हैं। वो कनाडा में मौजूद थे अपने बच्चों के पास, जहां पर उनका कैंसर का इलाज जारी था और दिल का दौरा उन्हें पड़ा, जो कि जिसकी वजह से वो अब हमारे साथ मौजूद नहीं है इस दुनिया में। उनकी नमाज जनाजा आज दोपहर 1:15 बजे कनाडा में ही अदा की। अनवार, एक तवील अरसे तक कवी खान साहब ने पाकिस्तान जो मीडिया इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री है, उसको सर्व किया। ये कहा जाए कि वो एक एसेट या इंस्टीट्यूशन कवी खान को बहुत बड़े बड़े एक्टर्स उस्ताद मानते रहे और बिल्कुल वो इंस्टीट्यूशन का दर्जा बिल्कुल वो बाहर भी उनको बहुत ज़्यादा उनके काम को सराहा गया, पजीराई मिली। उनके काम को लोग पहचानते थे, पसंद करते थे और उनकी जो एक्टिंग स्किल्स थे एंड तक वो काम करते रहे। रिसेंटली जो उनके ड्रामास थे वो भी सुपर हिट हुए। तकरीबन 200 से ज़ायद फिल्मों में उन्होंने काम किया, मुतअद्दिद ड्रामों में उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। और बड़ी अफसोसनाक खबर ये कल रात को उनके मद्दाहों के साथ शेयर की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ट्विटर पर पैगाम जारी किया और दिली अफसोस का इजहार किया। इसके साथ साथ जो मुल्क के नामवर एक्टर्स हैं, सियासतदान है, हर शोबे तबके से ताल्लुक रखने वाले जो लोग हैं वो इस अफसोसनाक जो कवी खान की जानिब से फ़नी खदमात हैं उन पर उन्हें प्राइड परफॉर्मेंस दिया गया, तमगा इम्तियाज़ दिया गया और इस तरह के मुतअद्दिद ऐसे अवार्ड्स हैं जो उन्होंने अपने नाम किए हैं। ड्रामा सीरीज़ जो अंधेरा उजाला हम अपने बचपन में देखते रहे हैं, उससे उन्हें आलमगीर शोहरत मिली और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं इंटरनेशनली भी उन्हें बहुत ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंसेस पर सराहा गया है। और जिस तरह से इसके साथ जो अंधेरा उजाला है वो तो बिल्कुल हम भूल नहीं सकते हैं। और आज भी बहुत सारी अकेडमीज में, चाहे वो पाकिस्तान की हो या पाकिस्तान से बाहर इंडिया की भी, वहां पर अंधेरा उजाला ये जो ड्रामा सीरीज है ये स्टूडेंट्स के लिए जो कि अदाकारी सीख रहे हैं या जो एक्टिंग करना चाहते हैं, अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मौजूद हैं, वहां पर ये दिखाया जाता है और इंतहाई अफसोसनाक यकीनी तौर पर खबर है। जिनके लिए काफी वोकल भी थे। काफी मर्तबा शो में जब इनसे गुफ्तगू हुई तो बहुत सारे अदाकार, हम अक्सर जब उनसे बात करते हैं तो वो हमेशा बड़े जरा सियासी जवाब दे देते हैं, लेकिन कवी खान साहब का ये खासा था कि वो हर सियासी इशू हो, सोशल समाजी इशू हो, उसके ऊपर बड़े वोकल रहते थे और बड़ी खुलकर बात करते थे, फैक्ट पर बात करते थे। तो उनकी अदाकारी के साथ साथ ये जो अदर साइड ऑफ उनकी जो पर्सनालिटी है ये भी लोग खासी जवाब नहीं देते थे। बिल्कुल हम देखते हैं बाकी एक्टर्स करते हैं, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक खबर जो आपसे हमने शेयर की है, इस पर वज़ीर आला सिंध की जानिब से, वज़ीर आला पंजाब की जानिब, चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से, जो दीगर तमाम अदाकार हैं उनकी जानिब से ट्वीट किया गया है। उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया गया है। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, टॉप स्टोरीज शामिल करते हैं। इमरान खान की गिरफ्तारी या मिशन इम्पॉसिबल, हुकूमत तमाशा बन गई। शहबाज का नया इम्तिहान, बिलावल भुट्टो की हुकूमत को धमकी। ज़हनी दबाव आपका मददगार भी हो सकता है, मगर कैसे, बताएंगे आज न्यू पाकिस्तान में। PSL हंगामा, आज ग्लेडिएटर्स कराची किंग्स से टकराएंगे। चाय के ढाबे पर काम करने वाला नेशनल चैंपियन। 87 साला स्टूडेंट और डॉल्फिन्स की दिलफरेब अदाएं भी होंगी न्यू पाकिस्तान का हिस्सा। सियासी मंजरनामे से सबसे पहले खबर शामिल करेंगे, जहां हुकूमत और इमरान खान के माबैन रोज रोज की आंख मचोली का खेल जारी है। बल्कि अब तो ऐसे लगने लगा है कि जैसे खान साहब की जो गिरफ्तारी है वो एक बहुत बड़ा मुअम्मा बन चुकी है और शायद इंसानी तारीख का ये अहम वाकया होगा। एक अहम गिरफ्तारी की कोशिश भी इसे कहा जा सकता है। जहां तोशाखाना केस में इस्लामाबाद पुलिस जमान पाक पहुंची तो फिर वहां पर फवाद चौधरी ने कारकुनों को जमान पाक पहुंचने की हिदायत जारी की, जिस पर फिर PTI के जो कारकुन हैं, जो कि किसी भी सूरत नहीं चाहते कि खान साहब कानून का सामना करें, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो उन कारकुनान ने वहां पर इस्लामाबाद पुलिस को बिल्कुल। और फिर अनवार, हमने देखा कि डंडों से मुसल्ला बरदार थे यहाँ पर जो लोग कारकुनान पहुंचे। इमरान खान ने जमान पाक में ही पार्टी रहनुमाओं से उन्होंने खिताब किया और बताया कि कभी भी किसी के सामने वो नहीं झुके हैं। इमरान खान अदालत में पेशी को अपने कत्ल की मनसूबाबंदी से भी जोड़े हैं, जो कि बड़ा ड्रामेटिक मोड़ है इस पूरे
मंजरनामे में। और खतरनाक बात भी है, इमरान खान साहब ने कारकुनान को गिरफ्तारी के अंदेशे की वजह से रात 10 बजे तक यहाँ पर रहने का हुक्म दिया, फिर और मजीद दोस्तों के आने की भी उन्होंने बात की। और खान साहब को गिरफ्तारी से बचाने के लिए तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो तरह तरह के बयानात सामने आ रहे हैं, कभी असद कैसर हम देखते हैं कि मुल्क को जाम करने के बारे में ऐलानात कर रहे हैं, फवाद चौधरी फिर आते हैं वो मजीद कोई स्टेटमेंट देते हैं, फिर जो कातिलाना हमले का जो जिक्र हो रहा है वो सरे फहरिस्त है, आयद किया जा रहा है बिल्कुल यकीनी तौर पर। और जो पीटीआई के रहनुमा हैं इनकी जानिब से स्टेटमेंट्स का सिलसिला जारी है। शिबली फराज पुलिस से लिखकर झूठ बोल रहे थे कि इमरान खान तो जमान पाक में मौजूद ही नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि इस वक्त इमरान खान की जो रहाइश है वहां पर जिस तरह से कारकुनान मौजूद हैं, और तारीख में हम जितने भी रहनुमाओं को देखते हैं जो कि अपनी कौम के निजात दहिंदा साबित हुए, उन्होंने अपने मुल्कों के कानून का सामना भी किया। लेकिन यहाँ पर कुछ हिचकिचाहट नजर आ रही है खान साहब की जानिब से, उनकी पार्टी की जानिब से, कि कोशिश ये की जा रही है खान साहब को किसी भी सूरत गिरफ्तार न होने की बात यहाँ पर ये कि जब शिबली फराज का, जैसा कि आपने भी तस्करा किया, शिबली फराज की स्टेटमेंट के कुछ ही देर के बाद इमरान खान साहब हम देख रहे थे कि खिताब कर रहे थे, कारकुनान से बात कर रहे थे जमान पाक में। तो ये जो स्टेटमेंट्स मिली जुली और जो कंफ्यूज किया जा रहा है, ये एक पेचीदा सूरत हाल है। अच्छा, कल हमने देखा कि कल जब खिताब हुआ इमरान खान की जानिब से, और आपको पता है कि वो अक्सर इदारों पर भी तनकीद करते हैं या वो फिर खुलकर जिस तरीके से बात करते हैं, तो पैमरा ने बहरहाल इस पूरे मामले पर नोटिस ले लिया और खान साहब जनाब ऑन मीडिया रेड लाइन है उसको क्रॉस किया गया एक बार फिर से, और उन्हें बार बार ये मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं कि उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करें। लेकिन सूरत हाल इस वक्त यह है कि इमरान खान हर सूरत में जेल जाने से बचना चाहते हैं, और अब एक नई तौजी ये पेश कर रहे हैं कि जो तोशाखाना केस है वो प्रायोरिटी पर सुना जाए। राना सनाउल्लाह ये कह रहे हैं कि इमरान खान पर कातिलाना हमले का कोई भी ऐसा मामला नहीं है, इमरान खान अदालत में पेश होने और सजा से बचने के लिए बहाने कर रहे हैं। अदालत में तो खैर नबिया वो पिछले हफ्ते पेश जरूर हो गए थे। राना सनाउल्लाह तो हम देखते हैं ना कि फ्रंट फुट पर आ जाते हैं, जैसे कि इमरान खान के हवाले से कोई भी हम देखते हैं ना कड़ा टाइम आता है या कोई सख्ती आ रही होती है बज़ाहिर लोगों के। अच्छा, जो मीम्स अब आई सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, आई एम श्योर आपने भी वीकेंड पे, कम लोग वैसे फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी मीम्स बनी और इतनी स्टेटमेंट्स आई कि वो नजर से गुजर ही गई थी। कोई ये कह रहा था कि खान साहब शायद मेज के नीचे छुप गए हैं, शायद वो वॉशरूम में छुप गए हैं, जो ऑब्वियसली उनके जो सियासी मुखालिफिन है वो फिर सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए कि अब वही सब कुछ हो रहा है जो अच्छा ट्रेंड चला सोशल मीडिया पर कि लीडर नहीं गीदड़। तो इस तरह के ट्रेंड्स चल जाते हैं सोशल मीडिया पे। कभी हम देखते हैं कि ट्रेंड शुरू हुआ जब मरीम नवाज की जानिब से ट्वीट की गई थी, तो राना सनाउल्लाह की जो स्टेटमेंट है वो हमेशा से इस तरह की बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर हमें गिरफ्तार करना होता तो फिर ये जो बर्गर थे वो हमारी रुकावट नहीं बन सकते थे, अगर हम गिरफ्तार करने आएंगे तो गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। तो इतवार को ही लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत की दरख्वास्त भी दायर की गई, लेकिन छुट्टी होने की वजह से कार्रवाई नहीं हो सकी। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस जमान पाक में ही मौजूद है, उन्होंने वहां पर डेरे डाल दिए। अच्छा, दूसरी जानिब इमरान खान ने इससे पहले कहा है, आर्मी चीफ से भी उन्होंने मुलाकात का इजहार किया, सोशल मीडिया पर भी हम देख रहे थे, न्यूज मीडिया पर भी, कि अब वो ये मुलाकात करके अनवार क्या गेन करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं मुलाकात। ये तो खैर बहरहाल इमरान खान साहब ही जानते हैं, मगर ख्वाजा आसिफ का जो शेरी तबसरा भी अपनी जगह आपको पता है कि फिर वो हर मामले पे फिट इन हो जाता है। डार साहब ने भी अंदर की बात खोल दी कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है इंतखाबात की तारीख नहीं दे रही, वहां इलेक्शन के हालात नहीं, अक्टूबर नवंबर में बात होगी, जिससे पंजाब के इलेक्शन में मजीद डावाडोल वाली जो सिचुएशन है वो हमें बनती हुई पैदा होती जा रही है, जिस मकसद के लिए दोनों असेंबलियां तहलील की गई थी वो मकसद तो अभी भी पीटीआई का पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अहकाम तो जारी कर दिए गए हैं, तो जो सियासी पार्टीज हैं उनको भी नए चैलेंजेस का सामना हम देख रहे हैं कि है। सदर ने पंजाब में इंतखाबात के लिए 30 अप्रैल की तारीख दी है। पीडीएम की जमातों ने पंजाब में मुस्लिम लीग नून से 60 सीटों का कोटा मांगा है। तो जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त विद इन पीडीएम वो भी कोई बेहतर दिखाई नहीं दे रही। जिस तरह के वफाकी हुकूमत के जो अहम इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी, उनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो हुकूमत को धमकी दे रहे हैं कि अगर सलाह मुतासरीन के वादे पूरे नहीं किए जाते तो फिर वो वफाकी हुकूमत की वजारतें छोड़ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान भी काफी देर बाद एक्टिव हुए हैं, इलेक्शन के हवाले से अपने ख्यालात का उन्होंने इजहार किया। वो क्या कह रहे हैं वो एक बार सुन लेते हैं। मौलाना फजलुर रहमान की स्टेटमेंट आगे चलकर प्रोग्राम में डेफिनेटली हम शेयर करेंगे। आगे चलकर इसी पूरे जो मामला है, जो सियासी मंजरनामा है, उस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार नसीम सिद्दीकी साहब। नसीम साहब, ये जो पूरा एक मंजरनामा हम इस वक्त देख रहे हैं, क्या आप इस पर कमेंट करेंगे? इमरान खान साहब जिस तरीके से कानून का सामना खासकर कर रहे हैं और कारकुनान की बड़ी तादाद जिस तरीके से पहुंच जाती है, रेजिस्ट किया जाता है, फिर डिफरेंट स्टेटमेंट्स भी सामने आती हैं, कंफ्यूज भी किया जा रहा है,
आप समझ रहे हैं कि ये सियासी तरीकाकार दुरुस्त है, या इमरान खान साहब जिस मकबूलियत के या जिस पाए के लीडर हैं ये उनको शोभा दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मैं आपकी सारी में आपने की, देखिए पार्टी का लीडर होता है और होता है तो आवाम तो उसके पीछे आती है। आवाम का तो एक समंदर हमेशा उसके साथ होता है। आपने देखा कि मरियम नवाज या नवाज शरीफ साहब भी जब अदालत में पेश होते थे बहुत बड़ी कारकुनान की होती थी। फिर आपने देखा कि नैब कोर्ट के बाहर यहाँ लाहौर में जब एक दफा मरियम नवाज ने पेश होना था तो एक बहुत बड़ा जत्था उनके साथ भी मौजूद था। तो ये तो होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टी का लीडर होता है तो उसके साथ लोग होते हैं। लेकिन देखिए, हुकूमत के रिट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। अगर हुकूमत ने किसी को गिरफ्तार करना हो और उनकी सीरियसनेस हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हजारों का जो अगर कारकुनान भी मौजूद हो तो उनको रोक सकते हैं। फिर हुकूमत अपनी रिट पूरी करती है और गिरफ्तारी करती है। कल का वाकया जैसे आपने बताया और आपने जिस तरह कहा कि शिबली फराज ने झूठ बोला, मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट आपकी अनवार दुरुस्त नहीं थी। बात ये थी कि अगर आप उसको देखें कि वो वहां पे नोटिस लेके गए थे, उसके ऊपर शिबली फराज ने लिखा था कि नॉट अवेलेबल। तो नॉट अवेलेबल का ये मतलब नहीं कि वो मौजूद नहीं है, वो डेफिनेटली उस वक्त मीटिंग में मौजूद थे। और अक्सर ऐसे होता है। लेकिन नसीम साहब, आप ये समझते हैं कि ये तरीकेकार दुरुस्त है कि अगर किसी को पुलिस किसी को गिरफ्तार करने जाती है तो आज पाकिस्तान में कोई शहरी लिखकर दे सकता है कि नॉट अवेलेबल? आप ये समझते हैं ये ठीक है? जी बिल्कुल। ये किस किस्म का कानून है? अगर आपने पुलिस की स्टेटमेंट सुनी हो जो कि टीवी पे बार बार चल रही थी कि उन्होंने कहा कि हम नोटिस वसूल करवाने में इमरान खान को गिरफ्तार करने नहीं आए हैं, नोटिस में हमने उनसे ये श्योरिटी लेनी है कि वो 7 तारीख को पेश होंगे। तो शिबली फराज ने लिख के दिया। और अगर आपके घर के बाहर भी कोई आता है तो कोई भी नोटिस या लेटर आपको होता है तो वो वसूल उसको कर सकता है और उसके ऊपर श्योरिटी दे सकता है। आपने जिस तरह बात की उनकी जान को खतरा है, तो आपको अगर याद हो शर्मा बेनजीर भुट्टो साहिबा जब पाकिस्तान तशरीफ लाई थी तो 18 अक्टूबर 2007 में उनके ऊपर कारताज में बहुत बड़ा हमला हुआ था और उसमें वो बाल बाल बच गई थी। लेकिन उसके बाद दोबारा कातिल उनके पीछे लगे रहे और उनको उन्होंने पिंडी में शहीद किया था। तो इसी तरह इमरान खान साहब एक बहुत बड़े पाकिस्तान के पॉपुलर लीडर हैं और उनकी जान को बिल्कुल खतरा है, क्योंकि उनके ऊपर एक असैसिनेशन अटैक हो चुका है और कातिल कहीं ना कहीं पीछे लगे रहते हैं और वो किसी भी हजूम का फायदा उठाते हुए जो है वो इस किस्म का अटैक कर सकते हैं। और इस तरह इमरान खान साहब ने, उनकी पार्टी ने भी बार बार कहा तो जिसने मेरे पे कातिलाना हमला किया, अगर तो आप स्काइप के ऊपर ये वीडियो लिंक पे ले सकते हैं तो मुझे क्यों नहीं लेते? और आपने देखा कि इमरान खान साहब जब जाते हैं इतनी बड़ी तादाद कारकुनों की उनके साथ होती, तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए अगर पाकिस्तान के इतने बड़े लीडर हैं और पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो वीडियो लिंक के ऊपर भी ले सकते हैं। तो दोनों को मिलजुल के चलना। नसीम सिद्दीकी साहब, अब ये मैं जानना चाहूंगी, आपका कमेंट लेना चाहूंगी। कल की हमने तकरीर भी देखी, खिताब भी देखा खान साहब का, कारकुनान का रश भी देखा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से जो थ्रेट्स के हवाले से बताया जा रहा है। सारे हमने एक जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है वो सब हम फॉलो कर रहे थे। पैमरा की जानिब से जो इमरान खान साहब को बैन किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? ये दुरुस्त फैसला था, ये नहीं होना चाहिए था? या इमरान खान साहब की स्टेटमेंट पर आपको कमेंट करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि मैं एक तो बात कहूंगा कि देखिए हमें थोड़ा सा लिमिट पे रहना चाहिए। इदारों के ऊपर बहुत ज्यादा खुली तनकीद नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह यह कि जब आप इदारों पे तनकीद करते हैं ना तो हमारा हमसाया मुल्क जो है, दुश्मन मुल्क है, वो बहुत खुश होता है और इन स्टेटमेंट्स को बहुत ज्यादा चलता है और वो इन स्टेटमेंट्स को लेके अपना प्रोपेगेंडा भी करता है। तो मैं कहता हूँ कि अपने इदारों से कोई शिकायत है तो बंद कमरों में बैठ के जो है इन मामला को तय करने चाहिए। जिस तरह हमारे घर के मामला होते हैं तो हम उसको कभी टॉक में डिस्कस नहीं करते, हम उसको घर में सेट डाउन करते हैं। दूसरा, के पास मेरे ख्याल से बैन करने का इख्तियार नहीं है। वो ये जरूर टीवी चैनल कह सकते हैं कि इस तरह की चीजें आपने डिले करके दिखानी है या रिपीटेडली दिखानी है। और फिर कैमरा को चाहिए कि मुकम्मल इंसाफ कर। एक तरफ मरियम नवाज सिटिंग जजों के खिलाफ उनकी तस्वीर टेलीविजन के ऊपर दिखा के उनके ऊपर तनकीद, तो वहां पे आप बिल्कुल नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ आप इतना सब लेते हैं। तो मेरे ख्याल से चीजों को बैलेंस रखना चाहिए और डेडलाइन क्रॉस कर के खिलाफ बनता है कि वो एक्शन ले। और अगर जो ग्रीफ पार्टी है अगर उनको उनका फैसला तो वो जाते हैं, लेकिन मेरे ख्याल जो पोलराइजेशन आते हैं उसको कम होना चाहिए। ने सियासी पार्टियों को भी डिवाइड किया, अवाम को भी डिवाइड किया, मीडिया को भी
डिवाइड कर दी, पाकिस्तान के लिए बड़ी। लेकिन नसीम साहब, जिस तरह से आप बात कर रहे हैं पोलराइजेशन की, तो बहुत ज्यादा टफ सिचुएशन है दोनों ही पार्टीज के लिए, मुल्क के लिए तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन है। जिस तरह से हमारी इकोनॉमी क्राइसिस का शिकार है, अभी स्पेसिफिकली जो बात हो रही है खान साहब की गिरफ्तारी की, हम हर रोज देख रहे हैं हुकूमत की जानिब से भी कोशिशें की जा रही हैं, बार बार स्टेटमेंट सामने आती हैं। खान साहब हमेशा यही कहते हैं कि हम जेल जाने से तो नहीं डरता मैं, लेकिन अगर हम माजी के कुछ किस्सों की बात करें, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो साहब थे, बहुत ज्यादा फेमस थे उनके दौर में, उनके जो कारकुनान थे वो बहुत ज्यादा उनके लिए पॉजिटिवनेस रखते थे, बहुत ज्यादा खुदकुशियां हुई, जो जियाले थे उन्होंने अपने आप को आग भी लगाई थी, लेकिन जब उन्होंने जेल जाना था तो वो अपने कारकुनान के पीछे नहीं छुपे थे, वो जेल चले गए थे। अभी तो खान साहब के लिए यह भी कहा जाता है कि अगर खान साहब भी जेल चले जाते हैं तो फिर तो इमॉर्टल हो जाएंगे, फिर तो खान साहब की मकबूलियत इतनी बढ़ जाएगी कि फिर तो उन्हें कोई पकड़ नहीं सकेगा, बहुत आसानी से भी इंतखाबात जीत सकते हैं। देखिए, मेरे ख्याल से अनवार, अभी तक कोई भी इमरान खान को पकड़ने की सीरियस कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से नहीं की गई। कि गवर्नमेंट ने हमेशा यही कहा कि हमने मतलब उनको नोटिस भेजा गया है या उनकी जमानत कैंसिल हुई है। ये तो तमाम लोगों के साथ होता रहता है और जमानत कैंसिल होती है, फिर हाई कोर्ट उनकी जमानत दे देती। मुख्तलिफ आपने देखा होगा कि जो लीडर हजरात है उनके साथ होता है, लेकिन अभी तक मुझे तो कोई भी इमरान खान को गिरफ्तार करने की हुकूमत की सीरियस कोशिश नजर नहीं आई। जिस दिन उन्होंने गिरफ्तार करना हुआ, मेरे ख्याल से उसमें 2 मिनट लगेंगे, इतने मॉब को कंट्रोल करना हुकूमत के लिए कोई मुश्किल काम नहीं हो सकता। इमरान खान साहब पहले भी जेल जा चुके हैं, अगर उन्हें दोबारा जाना पड़ा तो मेरे ख्याल से वो दोबारा भी जेल चले जाएंगे। और उनकी जो पॉपुलैरिटी का ग्राफ है इस वक्त पाकिस्तान में आप देख रहे हैं, उसकी वजह से मेरे ख्याल से रिजेंटमेंट बहुत ज्यादा आ रही है। लेकिन हुकूमत होती है, जिस दिन गिरफ्तार करना चाहेगी तो मेरे ख्याल से वो उनको गिरफ्तार कर लेगी। आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मौजूदा हुकूमत खुद से गिरफ्तार नहीं करना चाहती और रीजन यही है कि इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी वाली हमने बात की, शायद हुकूमत को भी ये खदशा है, और दूसरी जानिब हुकूमत में भी टूट फूट आपको लग रही है, टूट फूट का शिकार है। बिलावल भुट्टो साहब की भी जो रिसेंट स्टेटमेंट आई है, तो क्या मंजरनामा लग रहा है आपको? देखिए नबिया, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। बात यह है कि अभी जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की बात हो रही थी, बेशक वो बहुत पॉपुलर लीडर थे। अगर आप 70s में चली जाएं और उस वक्त की पॉपुलेशन देखें और उस वक्त जिस तरह मीडिया था, प्रिंट मीडिया था, सिर्फ आज प्रिंट मीडिया के अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मौजूद है। फिर जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा आ गई है। जब पीटीआई की गवर्नमेंट अदम एतमाद के जरिए खत्म की गई तो यही गुमान था कि शायद पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन आपने देखा इमरान खान साहब की जो गिरती हुई पॉपुलैरिटी थी उनकी हुकूमत में होने की वजह से उसको मिला, पॉपुलैरिटी जो है वो आसमानों को दिए जाके। इसी वजह से जो हुक्मरान है वो बहुत ज्यादा खौफजदा है। उनके आपस में तो बहुत ज्यादा इख्तलाफात है। आपको पता है कि दावड़ साहब ने वहां तकरीर की, रवैया है, बाकी का भी रवैया खुश नहीं है। तो एक फूट तो हुकूमत के अंदर मौजूद है। इमरान खान साहब को आप गिरफ्तार करने की बात कर, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, कोई भी इतना बड़ा केस इमरान खान साहब के खिलाफ उनको गिरफ्तार आप लंबे अरसे के लिए जेल में रखें। आपको नैब का 90 दिन जो जेल में कानून है वो भी खत्म हो चुका है। तो अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे और 2 दिन बाद उनकी जमानत हो जाएगी तो ये उल्टा हुकूमत के गले में पड़ जाएगा। तो हुकूमत भी कुछ ड्रामेबाजी इस तरह की लगाए रखती है कि वो इमरान खान साहब के खिलाफ बयानात दे, वो गीदड़ है या वो छुप गए। जिस तरह अनवार आपने बात की थी कि सोशल मीडिया के वो लीडर है या गीदड़ है, लेकिन तस्वीर लोमड़ी की लगाई हुई थी। वो जो एक चलाक लोमड़ी होती है उसकी तस्वीर वो गीदड़ तो है ही नहीं। तो बड़े प्यारे प्यारे मीम्स बनते रहते हैं। ठीक है नसीम साहब, एक और इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि फौज मुतअद्दिद बार कह चुकी है, हमें पॉलिटिकल हो चुके हैं, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में इमरान खान को यह काबिल कबूल नहीं है। वो मौजूदा आर्मी चीफ से मिलना चाहते हैं और आप ये समझते हैं कि एक मुलाकात पहले भी हो चुकी है जब खान साहब वजीर आजम थे। तो अभी किस तरह से देख रहे हैं, एक साबिक आर्मी चीफ को सजा दिलवाना चाहते हैं और जो करंट आर्मी चीफ है उनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं? देखिए, मौजूदा जो आर्मी चीफ है उनसे मिलने का तकरीबन सारे ही लोगों को हक होता है, क्योंकि उनके हुकूमती जो लोग हैं, अरकान है, उनसे मुलाकातें होती रहती। तो मेरे ख्याल से जो 2 दिन पहले वाली इमरान खान साहब की तकरीर थी, बड़ी वो स्टेट्समैनशिप वाली उनकी तकरीर, उन्होंने बड़ी मुदल्लल उसमें बातें की थी और बड़ा एक अच्छा एक जेस्चर दिया था कि वो कोई भी किसी से भी मिलने के लिए तैयार है। वो एक सवाल ठीक है नसीम साहब, वैसे भी इमरान खान साहब की जो स्टेटमेंट्स है वो अक्सर फ्लक्चुएट होती रहती हैं, उसमें यू टर्न भी आ जाता है। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी, सीनियर एनालिस्ट तज्जियाकार, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। पाकिस्तान मुस्लिम के सीनियर रहनुमा राना मशहूर साहब हमारे साथ इस वक्त इन कॉन्वर्सेशन है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है।
सियासी मंजरनामे के हवाले से उनकी भी राय लेते हैं। बहुत शुक्रिया नाना साहब, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। इमरान खान साहब गिरफ्तारी से बचने की जो कोशिशें कर रहे हैं, काविशें कर रहे हैं, और राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि अभी तो हुकूमत ने संजीदगी से उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की ही नहीं है। आने वाले दिनों में क्या होने वाला है सियासी मंजरनामा, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो एक बड़ी गंभीर सूरत हाल है। पाकिस्तान के ऊपर जो मईशत की तबाही जो पिछले 4 साल के अंदर 2018 में जब एक सिलेक्टेड को मुसल्लत किया गया पाकिस्तान पे, तो आज उसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम भुगत रही है। उन 4 सालों में ना हमें कोई विजन नजर आता है, ना कोई प्लानिंग नजर आती है, ना हमें कोई मईशत के अंदर तबाही नजर आती है। और उसके बाद जब बिल्कुल दिवालिया निकल गया, एक चीज को ज़हन में रखिएगा, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट करने जा रहा था, और उस मौके पे आके पीडीएम संभालती है। तो अब 10 माह के अंदर जो पीडीएम की हुकूमत के हैं उसके अंदर मैं तो ये समझता हूँ, मेरी आदत है हमेशा खुलकर बात करने की, कि पीडीएम की हुकूमत असल में शुरू होती है जब जनरल बाजवा साहब जो है उनकी हुकूमत, उनका इक़्तिदार, उनका जो एज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दौर खत्म होता है। क्योंकि उस वक्त तक सहूलतकार मौजूद थे और इमरान की सहूलतकारी हो रही थी और बोथ साइड्स ऑफ द विकेट खेला जा रहा था। इसके अंदर जो हुकूमत को परेशानियां रही, प्रॉब्लम्स रही, और उसके बाद जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी रही, जो सबसे ज्यादा अहम बात है कि आज अगर आईएमएफ की वो डील जो इमरान खान और उसकी हुकूमत करके गई थी, वो डील जो थोप कर गई थी, और फिर वही डील जिसको नाकाम करने के लिए शौकत तरीन और वो झगड़ा साहब और लगारी साहब जो कोशिशें करते रहे, जो सामने भी आई, उस डील की नाकामी के लिए जिस तरह फिर कोशिश की गई, और आज वो डील अगर नहीं हो रही और इतना डिले हुआ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से हुआ है। और आखिरी बात आपकी अगली बात, लेकिन सर सियासी अदम इस्तेहकाम भी तो सियासतदानों का ही तो बनाया हुआ है ना, जो इस वक्त हम फेस कर रहे हैं वो सियासतदानों की वजह से ही है ना इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मुल्क के बारे में मिल बैठने को तैयार नहीं, फैसले करने को तैयार नहीं। अच्छा, जैसा कि आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में बोला कि आप खुलकर बात करते हैं, निडर होकर बात करते हैं, तो सर हुकूमत, मैं आपका कमेंट भी लेना चाहूंगी इस पर कि आप जरा खुलकर ही बात कीजिएगा, हुकूमत किसी इस वक्त वहम का शिकार है, कोई खदशा है कि अगर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होती है तो उनकी मकबूलियत 7वें आसमान तक पहुंच जाएगी, तो क्या इस डर के पेश नजर उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा रही? मैं पहली तो बात आपकी कि बिल्कुल ये सियासतदानों का किया धरा है कि आज हम इस हाल पे हैं, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड जो है, जो फील्ड इमरान खान को मैसर थी, उतनी फील्ड ही अगर आज पीडीएम को मैसर हो जाए तो मैं समझता हूं कि चीजें बहुत बेहतर हो सकती हैं। इमरान खान लाडला था, लाडला है, और इस लाडलाइज्म को जब तक खत्म नहीं किया जाएगा पाकिस्तान में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। और इसके सहूलतकार जो आज भी इदारों में बैठे हैं उनको होश के नाखून लेने होंगे, अपनी जाती पसंद नापसंद के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। और दूसरी बात जो आपने की कि आज अगर जो पाकिस्तान के अंदर हालात हैं, हुकूमत को एक वाज़े मौक़िफ़ रखना चाहिए। मैं पहले दिन से बहुत क्लियर हूं, इमरान खान हमारा चोर नहीं है, इमरान खान कौम का चोर है। तोशाखाना केस हमारा बनाया हुआ नहीं है, एक जर्नलिस्ट लेकर गया था सारे हकायक, और उन हकायक की रोशनी में सारी चीजें खुलकर सामने आई। फॉरेन फंडिंग केस हमारा बनाया हुआ नहीं है, ये भी इन्हीं की जमात के बानी रुकन लेकर गए थे जिसके अंदर इमरान खान चोर और मुजरिम साबित हुआ है। टेनियान वाइट का केस हमारा बनाया हुआ नहीं है, कैलिफोर्निया की कोर्ट का केस है। जुल्फी बुखारी, फरा पीरनी, पिंकी पीरनी, फरा गोगी, ये हमारे लोग नहीं है, ये इनके लोग हैं जिन्होंने करप्शन की है। तो हुकूमत को, मैं समझता हूं हुकूमत ने अपनी जात के लिए कुछ नहीं करना, जो आइन और कानून कहता है और जो फैसले आते हैं उन फैसलों को इंप्लीमेंट करना है। और अगर हुकूमत फैसले इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, अगर हुकूमत इन हकायक की रोशनी में इमरान खान को गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो हुकूमत को घर चले जाना चाहिए। ठीक है राना साहब, जिस तरह से गिरफ्तारी, तो आप कह रहे हैं कि अगर आइन का हुक्म होगा, अदालतों का हुक्म होगा तो जरूर गिरफ्तार भी किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं सियासी अदम इस्तेहकाम और मुआशी अदम इस्तेहकाम जो इस वक्त पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है, जिससे जो गरीब तबका है वो बहुत ज्यादा परेशान है। यकीनी तौर पर आपके इल्म में भी है, तो यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन होंगे तो शायद सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, लेकिन अभी तक हम ये देख रहे हैं इलेक्शन होने या ना होने की बातें ही हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी आ चुके हैं। इतने कम दिन में आप समझते हैं सब कुछ मैनेज हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है, लोगों की नजरें हैं इस पर, तमाम इदारों की नजरें हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे? पीडीएम चाह रही है इलेक्शन में जाने के लिए जल्द से जल्द?
देखें, हम सियासी लोग हैं, हम अवाम का वोट लेकर आते हैं, हम अवाम की सही मानों में नुमाइंदगी करते हैं, हम इलेक्शन से नहीं डरते, लेकिन हम किसी की ख्वाहिशात के ताबे होकर नहीं चलना चाहते। हमने मुशर्रफ की मुखालफत भी इसलिए की थी कि फर्द वाहिद का फैसला थोपा जा रहा था पूरी पाकिस्तानी कौम के ऊपर। आज भी हम मुखालफत इसलिए कर रहे हैं कि ये चीफ मिनिस्टर KPK या पंजाब का फैसला नहीं है, ये एक फर्द वाहिद का फैसला था कि असम्बलियों से बाहर आ जाओ भाई, तुम्हारे कहने के ऊपर इस पाकिस्तान के अंदर काम नहीं चलना, और किस लिए आ जाओ, रीजन क्या थी। और दूसरी बात, मैं ये भी बात कहूंगा कि आज पाकिस्तानी कौम को यह भी सवाल करना चाहिए कि एक सर्विस मैटर के अंदर, डोगर केस के अंदर बेंच बैठता है और बेंच बैठ के चीफ जस्टिस को कहता है कि सुओ मोटो ले लें। ये तमाशे खत्म होने चाहिए। अगर कानून और आइन की हुक्मरानी करनी है तो सुओ मोटो का कोई कॉज नहीं। और ये भी देखना होगा, मैं आपको अगली बात भी, कि इसके अंदर पाकिस्तान को अगर इन हालात में लेकर आने वाले कौन है, क्या वो जजमेंट नहीं है जिसमें 25 MPs को नाअहल किया गया और उसके बाद उसी जजमेंट में कहा गया कि हमसे गलती हो गई। तो ये गलतियां जो है, इसका खमियाजा पूरी पाकिस्तानी कौम। आपको राना साहब ऐसा नहीं लगता कि हुकूमत एक और गलती कर रही है, इमरान खान साहब को सिक्योरिटी फराहम ना करके, खुदा ना खास्ता अगर कोई भी मामला होता है लाइफ थ्रेटनिंग इश्यूज के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं, इमरान खान साहब बात करें तो उनको मुकम्मल फुल फ्लेज सिक्योरिटी फराहम करनी चाहिए। बहुत बड़ी तादाद में उनके सपोर्टर्स हैं और वो जो साजिश की बात कर रहे हैं कि उनको कत्ल करने की साजिश की जा रही है, कौन कर रहा है उनके कत्ल करने की साजिश, क्या कहेंगे आप माशाल्लाह एक चैनल पे बैठे हैं, आप सारी खबर रखते हैं, आपको पता है कि आज इमरान खान की सिक्योरिटी पे कितना खर्चा हो रहा है। आज जब पाकिस्तानी कौम जब भूख से मर रही है, आज जब पाकिस्तानी कौम का बच्चा जो है 2 वक्त की रोटी के लिए मुतासिर हुआ है, तो यहाँ पर एक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी थे जो 0 सिक्योरिटी रखते थे। उनको भी तालिबान का खतरा था, उनको भी इश्यूज थे, बट वो अल्लाह पर भरोसा रख के चलते थे। इमरान खान के ऊपर इस वक्त 40 करोड़ से ऊपर जो है उसकी सिक्योरिटी पे लग रहा है, जरा अपने देखें। और ये लाडला मांगता क्या है, किस बात की सिक्योरिटी मांगता है? तालिबान का तो ये दोस्त है, तालिबान से तो इसको खतरा ही नहीं है। और अगर ये इल्जाम पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे लगाता है तो ये गद्दार है। और मैं एक बात और भी कहूंगा, हमारे अदारे इतने कमजोर नहीं हैं, उनकी रसाई पूरी दुनिया तक है। हमें फख्र है कि पाकिस्तान की हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे अदारों के पास है। अगर अव्वल तो उनका कोई मंशा ही नहीं है, ये उनके लिए ये मैटर ही नहीं करता। अगर उन्होंने कोई ऑपरेशन, स्टिंग ऑपरेशन करना हो तो उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, चाहे जैसा। ठीक है राना साहब, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी कौम के जज्बात से खेलता है, और ये लाडलाइज्म जो है खत्म करना पड़ेगा। ठीक है राना साहब, ये भी बताइएगा, बिलावल भुट्टो की स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर तो सलाह मुतासरीन से किए गए वादे उस तरह से पूरे नहीं किए जाते तो फिर जो वफाकी वजारतें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये धमकी दे रही है कि वो वजारतें भी छोड़ देंगे। तो करंट सिनेरियो में, पॉलिटिकल सिनेरियो में देखें या हम इकोनॉमी की बात करें, उसमें फ्रंट फुट पर हमें PDM से सिर्फ नून लीग ही सामने दिखाई दे रही है। आसिफ अली जरदारी पस मंजर से गायब हैं, मौलाना फजलुर रहमान की कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आती। जितने भी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं इस वक्त डिफेंड करने में लगे हुए हैं PDM की इस तमाम परफॉर्मेंस को। देखें, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, ANP, 13 जमातें PDM में, सबका ये मुतफिका फैसला था। और ये फैसला इक़्तिदार लेने के लिए नहीं था। सबको पता था कि मईशत की तबाही हो चुकी हुई है, पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना है। आज जो श्रीलंका में, ज्यादा बात नहीं, आप सिर्फ श्रीलंका का हाल देख लें जो डिफॉल्ट में गया। आज वहां पे तेल जो है 450% इजाफे पे बिक रहा है। वहां पे गैस की कीमतें जो है 400% इजाफे के ऊपर हैं। वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो 80% से ऊपर निकल चुकी है। तो ये एक डिसीजन जो था ये पाकिस्तान को बचाने के लिए था। सारी जमातें मुत्तहिद और मुत्तफिक हैं, लेकिन ये भी ज़हन में रखिएगा कि हर जमात का अपना अपना मंशूर है, उनका अपना अपना एजेंडा है। वो सिर्फ पाकिस्तान को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं, बाकी सियासत हर एक की अपनी अपनी है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और आसिफ जरदारी साहब इस PDM इत्तेहाद का हिस्सा है, लेकिन अपने ख्यालात का इजहार करना, अपनी जो रिजर्वेशंस हैं उनको सामने लेकर आना उनका राइट है और उन्होंने इस्तेमाल किया। लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से। पहले हम नवंबर का सुन रहे थे, दिसंबर, फिर कहा गया कि नया साल चढ़ेगा, जनवरी आएगा तो वतन वापस पहुंचेंगे। तो बताइएगा कि असल खबर है क्या, इस बार नवाज शरीफ साहब ईद क्या लाहौर में गुजारने वाले हैं या नहीं? देखें, पहली बात तो यह है कि मैं अपनी पार्टी के अंदर भी सबसे ज्यादा मुखालफत करता रहा हूं नवाज शरीफ साहब की वापसी की। और मैं जब तक डॉक्टर्स उनको क्लीन चिट नहीं देते, सियासत के लिए
और इस मुल्क के मुफाद के लिए। ये वो नवाज शरीफ है जिसकी तबीयत ठीक थी तो अपनी बेटी का हाथ पकड़ के गिरफ्तार होने पाकिस्तान आ गया था, अपनी बेगम को बिस्तरे मर्ग पे छोड़ के। हम दोबारा उस तरह का कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहते। जब तक ये जितनी मर्जी सियासत कर ले नवाज शरीफ की वापसी ना वापसी पे, जब तक मियां नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट नहीं मिलती हम मुखालफत करते रहेंगे। मियां साहब को जिस दिन डॉक्टर्स कहेंगे उस दिन वो पाकिस्तान आएंगे, और लेकिन वो आएंगे, उनका जीना मरना पाकिस्तान के साथ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ की जो वतन वापसी है वो उनकी सेहत से कनेक्टेड है। जब डॉक्टर्स इजाजत देंगे तब ही नवाज शरीफ वतन वापस आ। प्रोग्राम में लेते हैं एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो जनाब, जो लोग रीडिंग के शौकीन हैं उनके लिए जो हमारा सेगमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अनवार, लाहौर में एक्सपो सेंटर में किताब मेला सजाया गया और लाहौर के काफी लोग बड़ी तादाद में उन्होंने यहाँ पर शिरकत की नजर आई। तो रिपोर्ट, हालांकि सोशल मीडिया का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन किताब लवर लेकिन जो किताब बिल्कुल ऐसी है, जो बुक लवर है वो हमने देखा कि इस एक्सपो में बड़ी तादाद में मौजूद थे। असदुर रहमान ज़िया की रिपोर्ट है, मुलाहिजा कीजिए। लाहौर हमेशा से ही मुल्क में अदबी, तालीमी और सकाफती सरगर्मियों का मरकज रहा है। साल के आगाज से ही जहां कई अदबी और सकाफती मेलों ने शहरियों की तवज्जो मबजूल किए रखी, वहीं इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल भी खित्ते में अदबी सकाफत को फरोग देने में अहम किरदार अदा कर रहा है। लाहौर एक्सपो सेंटर में 36वीं सालाना बैनुल-अक़वामी किताब मेले का इफ्तिताह चेयरमैन पैमरा सलीम बेग ने किया। आई थिंक दिस इज वेरी गुड इनिशिएटिव और डेफिनेटली बुक फेयर्स होनी चाहिए। बुक्स कोई एक ऐसी चीज है जिससे हमारी जो बच्चे हैं ना और अवाम है वो बहुत दूर हो गई है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द एसेट्स ऑफ आवर जनरेशन, और किताबें सही इल्म के अलावा और बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हमें मिलती है। आई थिंक बुक फेयर्स आर वेरी गुड इनिशिएटिव, ये ज्यादा होने चाहिए और लाइब्रेरीज भी होनी चाहिए बहुत ज्यादा। I love this book fair. It's a lot good. There are all very good books selling over here. Like this book. When you open it, this. I being a teacher, I think it is very necessary कि इस तरह की गैदरिंग्स हों ताकि बच्चों को पेपर बैग की कदर जो है उसका एहसास हो। बिकॉज अब सब कुछ एक इंटरनेट के दौर में nobody is gathering a book और कैप्चरिंग इट और टेकिंग अ बुक एंड रियलाइजिंग कि क्या फन है उसके अंदर। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट दैट हेल्प्स द चिल्ड्रन रियलाइज की सिग्निफिकेंस क्या है एक बुक को, एक हार्ड कॉपी को अपने हाथ में पकड़ने की। सो दैट्स व्हाट, एंड आई हैव गैदर्ड अ लॉट ऑफ बुक्स। आई जस्ट बॉट अ लॉट ऑफ देम। किताब मेले में तकरीबन 165 मकामी और गैर मुल्की पब्लिशर्स और तालीम से मुताल्लिक तंजीमों ने स्टॉल्स लगाए, जिनमें इस्लाम, तारीख, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, अदब और कानून समेत दीगर मौज़ूआत की किताबें भी रखी गई हैं। किताब मेले में मशरिक़ वस्ता, बरतानिया, अमेरिका और भारत के गैर मुल्की पब्लिशर्स ने भी शिरकत की। जी, वैसे ऐसे फेयर होने चाहिए जिससे ना देखें बहुत ज़्यादा बच्चों में इल्म बढ़ता है। मोस्टली जो आजकल बच्चे जो है ना वो बुक से हटते जा रहे हैं ना, वो मोस्टली आ रहे हैं जी टीवी चैनल्स, दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, और इस तरह की जो है ना उनसे हटके ये एक रियल डाटा है जो आप कहना, और रियल डाटा में ये है कि उनकी पूरी रियाजत मौजूद होती है। रियाजत करने के बाद जो है ना वो इसमें बुक की शक्ल में वो छापते हैं। तो बुक्स जो है ना ये बहुत अच्छी होती हैं, और किसी भी मुआशरे की तरक्की के पीछे हमेशा बुक्स का बहुत अहम रोल होता है। आई थिंक इस तरह के बुक्स से रिलेटेड और पब्लिशर्स से रिलेटेड इवेंट्स होते रहने चाहिए ताकि लोगों को बुक्स पढ़ने की आदत हो। बच्चों के लिए तो बहुत ही नॉलेजेबल है क्योंकि आजकल के दौर सिर्फ मोबाइल्स में गुम हो गए हैं, तो इससे बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो ये अच्छा है बुक फेयर। आजकल जो बच्चे हमारे ज़्यादातर मीडिया की तरफ चले गए, उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बुक्स की तरफ आएँ, और बच्चों को थोड़ा होना चाहिए नॉलेज बुक का भी मीडिया से हटके, इसलिए बहुत ज़रूरी है। और हम जैसों के लिए भी जो कि अब काफ़ी हाउस वाइफ होने की वजह से कम इस तरफ जाती हैं, इसलिए भी ज़रूरी है कि बुक्स फेयर की बड़ी अहमियत है, होने चाहिए, और हमारे लिए बच्चों के लिए भी, हम सब के लिए बहुत फायदेमंद रहती हैं और ज़रूरी हो जाता है। ये मेला न सिर्फ मुसन्निफीन, पब्लिशर्स और इल्मदोज़ अफराद को एक जगह इकट्ठा करता है, बल्कि नई नस्ल में पढ़ने लिखने के रुझान को फरोग देने में मदद भी करता है। किताबों से मोहब्बत और दोस्ती रखने वाले हर उम्र और शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोगों की बड़ी तादाद ने एक्सपो सेंटर का रुख किया। गुज़िश्ता रोज 5 रोज तक जारी रहने वाला इंटरनेशनल बुक फेयर इख्तिताम पजीर हो गया।
कैमरामैन वकार शेख के साथ असदुर रहमान जिया, नियो पाकिस्तान। किताबों से मोहब्बत करने वाले बहुत से लोग मौजूद थे। नबिया को भी किताबों से बहुत प्यार है, तो नबिया लास्ट जो बुक है वो आपने कौन सी पढ़ी? मैंने लास्ट जो किताब पढ़ी थी, खवातीन अब समझ सकेंगी शायद उन्होंने पढ़ी, एक बड़ी ही फेमस किताब है, मेंस आर फ्रॉम मार्स वुमेन आर फ्रॉम वेनिस। तो ये मियाँ बीवी के रिलेशनशिप के ऊपर बड़ी ही इंटरेस्टिंग बुक है। और फिर वो खवातीन करती है ना स्क्रीनशॉट्स ले लेके मियाँ को उसमें बड़े मजे की कोटेशंस और बड़े मजे की, और ये बहुत लर्निंग भी उससे है। अच्छा, एक और चीज जो कि मुझे पढ़ने का बड़ा शौक है, मुझे साइकोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स होते हैं और उनके जो मुख्तलिफ सिम्टम्स होते हैं, इन बीमारियों को पढ़ने का, समझने का और क्या रीजंस हैं, वो शौक भी, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी पढ़ी भी हुई है 4 साल और मेरी बहन भी साइकोलॉजी से, तो हमारे घर में साइकोलॉजी की बहुत सारी किताबें भी पड़ी हुई हैं। तो प्रोफेशनली जो फिर आपके इर्द गिर्द काम करते हैं, आप फिर उनमें नोटिस करती हैं कुछ चीजें? कहते हैं खुदा के वास्ते तुम ये कम देखा करो चीजें, तुम्हें सारा जो है ना वो आगे मेरे ऊपर ही एंड पे ज्ञान निकलना होता है, तो ये मत किया करो। एंड पे तो मियां साहब भी फंसते हैं ना फिर, एंड पे वो ही फंसते हैं बेचारे, वो ही विक्टिम बनते हैं। चलो जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे, जहां पीएसएल सीजन 8 का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद यूनाइटेड कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला हुआ और कोयटा ग्लैडिएटर्स का ये छठा मैच था जिसमें उन्हें छठी शिकस्त हुई है। कुछ सीजन से हम देख रहे हैं कि जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की परफॉर्मेंस है काफ़ी ख़राब चल रही है और ये सीज़न तो उनके लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ है, जहां सनसनीखेज मुकाबला तो ज़रूर हुआ लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स को फतह नहीं मिल सकी। 180 रन का ताक़ुब करते हुए इस्लामाबाद ने 20वें ओवर में हदफ पूरा कर लिया था और इस तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड तो टूर्नामेंट में मौजूद है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स था वो मैच का आगाज ही थोड़ा सा वीक हुआ, थोड़ा सा 17 रन पर 4 विकेटें गिर चुकी, तो वो एक शानदार आगाज, शानदार बल्लेबाजी नहीं हो पाई। हमने देखा फिर उसके बाद जो मोहम्मद नवाज है, नजीबुल्लाह है, उन्होंने बैटिंग की, 104 रन की उन्होंने वो एक कंपेनियनशिप उनकी देखी, पार्टनरशिप देखी। नजीबुल्लाह ने 59, मोहम्मद नवाज ने 52 रन बनाए, उमर अकमल ने अनवार जारहाना 14 गेंदों पर 43 रन की बारी खेली। तो इस तरह जो स्कोर है वो हमने देखा बहुत जबरदस्त थी, जिसके बाद लग रहा था कि जिस तरह से अभी कोयटा ने परफॉर्म किया है तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को वो शायद ज्यादा रन बनाने नहीं देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो बल्लेबाज हैं कॉलिन मिनरो, उन्होंने इनिंग्स को संभाला, उन्होंने भी 29 गेंदों पर 63 रन बनाए और जीत अपने नाम कर ली। सैयद मोहम्मद अवैस स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन होंगे। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। छठा मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स का और छठी शिकस्त के साथ इख्तिताम हुआ और अब तो टूर्नामेंट से बाहर हो ही चुके हैं। कल भी, आज भी मैच होने जा रहा है, कराची वर्सेस कोयटा। दोनों टीमें ऑलमोस्ट सेम पोजीशन पे ही हैं, बट पहले कल के मैच को डिस्कस कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। देखिए अनफॉर्चुनेट था, कहता हूँ कि कोयटा का आपको पता है एक बड़ी टीम है और अगर आपको याद हो पूरे पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर तो कोयटा ग्लैडिएटर्स जिस तरीके से जब यूएई के अंदर पाकिस्तान सुपर लीग हो रही थी, एक ही जो जीती है वो टूर्नामेंट, उसके बाद कहीं ना कहीं मुश्किलात आपको नजर आई हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स के अंदर। लेकिन जो ये सीजन था कोयटा का, इसके लिए मैं कहता हूँ कि बहुत से अपना क्वेश्चन मार्क्स भी हैं, चाहे वो कप्तानी को लेकर हो, चाहे टीम सिलेक्शन को लेकर हो, चाहे जो बाहर अपना बैठे हुए इस वक्त कोचेज उनको लेकर भी अपना बहुत से क्वेश्चन मार्क्स हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये पता लगा था कि जी वेवन रिचर्ड जो हैं वो आना चाहते थे, टीम को ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन मुझे नहीं पता क्या वो ऑनर्स का इशू था, क्या वो अपना कोच का इशू था कि जी उनको इंक्लूड ना किया जाए। उनसे एक फायदा ये होता था कि आपको पावर हाउस मिलता था, जिस तरीके से वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे वो आपको पहले भी नजर आया। बैटिंग अगर ऑर्डर की करें कोयटा ग्लैडिएटर्स का ओपनिंग डिपार्टमेंट जो स्पेशली है, मुझे अभी तक वही सस्टेन नहीं कर पा रहा था। आपने देखा होगा सारा प्रेशर असल में जब आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट परफॉर्म ना कर पा रहा हो, आपके लोकल क्रिकेटर्स परफॉर्म ना कर पा रहे हो, तो वो ऑब्वियसली प्रेशर आपके ऊपर आता है। आप हमेशा अपने फॉरेन प्लेयर्स पर रिलाय नहीं करते। छठी शिकस्त हुई है तो एक ये भी अब प्रेशर ऑब्वियसली टीम पर बहुत ज्यादा बिल्डअप हो चुका है, कप्तान पर, प्लेयर्स पर, कि जितनी हमने ओवरऑल परफॉर्मेंस देखी है कोयटा ग्लैडिएटर्स की, वो किसी भी मैच में शायद उस तरीके से प्ले नहीं कर पाए, परफॉर्म नहीं कर पाए। तो आज के मैच में भी आप समझते हैं कि बहुत ज्यादा प्रेशर होने वाला है कोयटा पर?
देखिए ऑब्वियसली होगा, क्योंकि देखिए अब तो एक चीज है, वैसे अब इतना प्रेशर होना नहीं चाहिए क्योंकि आप टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। जरूर सरफराज भाई के ऊपर प्रेशर बहुत होता है क्योंकि कप्तान ऑब्वियसली उनको भी था कि यार शायद हम टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं वापसी हम कर सकते। आपने देखा होगा 2 मैचेस जीते हुए मैचेस वो हारे हैं। कल आजम खान फिर उनसे मैच लेके बाजी जो है वो लेके साइड हो गए थे, बल्कि क्वेटा एक सेंस में लगा कि तगड़ा मैच खेल रहा है, क्वेटा शायद जीत जाएगा। आज जो मैच है बेशक क्वेटा बाहर है, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि हम लोग कहीं ना कहीं मैच को जीतें, क्योंकि कराची जो है वो बड़ा रिलक्टेंट है इस वक्त। कराची बाहर नहीं हुआ टूर्नामेंट से, उनकी कोशिश होगी कि हम लोग, क्योंकि टाई जोन सी है कराची और पेशावर के बीच में है, उनकी कोशिश होगी कि हम अच्छा परफॉर्म करके क्वेटा को हरा के थोड़ा बहुत हम अपना जो पॉइंट्स टेबल है उसमें फ्लक्चुएट करके ऊपर हैं। क्योंकि कराची के आप देखें, कराची की परफॉर्मेंस भी बहुत बुरी रही है, लेकिन पॉइंट्स टेबल पे एक फायदा कराची को है कि वो जो मार्जिन है, जिस मार्जिन से वो हारते रहे हैं मैचेस, वो कम मार्जिन से हारते रहे, इतना ज्यादा मार्जिन से वो हारते नहीं रहे हैं। वेरस क्वेटा का जो सा इशू है वो टूर्नामेंट से बाहर भी है, 6ठे नंबर पर मौजूद है। लेकिन आपको पता है एक हमेशा कहावत भी और होता भी है कि हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम, कुछ पता नहीं होता कि ये ना कि जिस कराची के लिए भी मुश्किल खड़ी कर दे। ठीक है, मैं कहा कराची के लिए भी मुश्किल ना खड़ी कर दे कोयटा। तो ये चीज मैंने आपको बताया ना। देखें अगर वैसे एक चीज बात की जाए कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, तो मिडिल ऑर्डर में कुछ चेंजेस की गई जो मुझे अच्छा लगा। देखें ज़ादरान को आप लेके यहाँ पर अफगानिस्तान के प्लेयर हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया आपके लिए। जिस तरीके से नवाज ने बड़े आप क्रूशियल टाइम के पर उन्होंने आके अपना एक बिल्डअप इनिंग्स किया यहाँ पर। लेकिन उमर अकमल का जो कैमियो था वो बड़ा एक जबरदस्त था। आपको बहुत अरसे के बाद मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स था। अनफॉर्चुनेटली जो भी मामला हुए उमर अकमल के, एक क्रिकेटर बहुत अच्छा था, क्योंकि जो आपको एक एग्रेशन चाहिए होता है मिडिल ऑर्डर के अंदर, वो कल आपको नजर आया। मुझे याद है मैं पढ़ रहा था कि अगर आप हाई स्ट्राइक रेट की बात करें पीएसएल के अंदर, तो पीएसएल के हाई स्ट्राइक रेट के अंदर इस वक्त उमर अकमल दूसरे नंबर पर मौजूद है। 100 पता नहीं, उन्होंने कल 300 कुछ अपना स्ट्राइक रेट से उन्होंने कल बैटिंग की है, और आपने देखा होगा मोमेंटम बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया था कल मैच का। और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं मैं कहता हूँ शायद वो नीचे पहले बैटिंग करने आ जाते तो शायद ये स्कोर जो है वो थोड़ा बहुत 30-40 रन ऊपर होता कोयटा के लिए। ठीक है, अब इन दोनों टीमों की हम जो बात करें कराची किंग्स की या कोयटा ग्लैडिएटर्स की, तो इसमें जो पुराने प्लेयर्स भी मौजूद हैं उन पर काफी तनकीद हो रही है उन प्लेयर्स को लेकर कि उनकी वजह से भी टीम सही परफॉर्म नहीं कर पा रही। देखिए आपको पता है कि इस वक्त कराची किंग्स की अगर मैं बात करूं, आपके पास शर्जील खान मौजूद हैं, बाकी मादुसीम तो आपको पता है बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद आमिर उनकी टीम में मौजूद है, लेकिन आमिर भाई का आपको पता है कि पीपीएल में उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, लेकिन पीएसएल के अंदर कोई खास सिवाय वो जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ मैच था उसके अलावा कोई उनकी खास इतनी परफॉर्मेंस नहीं रही इस टूर्नामेंट में। लेकिन हमेशा याद रखें टीम वही जीतती है जो अपने लोकल प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करती है। हमारा मसला ये रहा है जो कोयटा ग्लैडिएटर्स हो चाहे वो पेशावर ज़ल्मी है, वो ज्यादा अपने फॉरेन प्लेयर्स पर रिलाई करते रहे कि वो हमें एक अच्छा स्टार्ट देंगे तो हम आगे अपना टूर्नामेंट के अंदर बढ़ेंगे, हमारी जो बैटिंग ऑर्डर है वो ज्यादा परफॉर्म करेगा। कोयटा का देखें सबसे बड़ा इशू ये रहा है कि बैटिंग उनकी स्टेबल नहीं हुई, उनको समझ नहीं है कि हमने किस ऑर्डर पे क्या बैटिंग खिलानी है। उसके बाद अपना आपने देखा ऑडियन स्मिथ जॉनसन जिनको उन्होंने पिक किया था वो इतने को खास अपना परफॉर्म नहीं कर पाए पूरे टूर्नामेंट के अंदर। आप देखें उन्होंने बैटिंग से भी परफॉर्म नहीं किया, बॉलिंग से भी मायूस किया, तो कहीं ना कहीं जो टीम सिलेक्शन थी उसने ज्यादा हर्ट किया कोयटा ग्लैडिएटर्स को। अच्छा, वैसे अगर हम ओवरऑल बात करें टीम्स की, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी काफ़ी फॉर्म में दिखाई दे रही है और अच्छी गेम हमें देखने को मिली है इस्लामाबाद की जानिब से भी। लाहौर कलंदर्स अभी टॉप पर जा रही है, मुल्तान सुल्तान की स्ट्रॉन्ग टीम है, तो ये ही तीनों टीमें आप आगे जाते हुए देख रहे हैं? देखिए इस वक्त आपको पता लाहौर और इस्लामाबाद तो क्वालिफाई कर चुके हैं, मुल्तान सिर्फ रह गया। हार्डली नहीं लगता कि मुल्तान क्वालिफाई कर जाएगा, क्योंकि एक अच्छा न्यूज़ थी मुल्तान वालों के लिए, टिम डेविड उनको ज्वाइन कर चुके हैं। आपने देखा होगा कल टिम डेविड जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे थे मुल्तान के लिए एक्सेप्शनल है मिडिल ऑर्डर के अंदर, जो कि चाहिए आपको। कहीं ना कहीं मुल्तान को मिडिल ऑर्डर के अंदर कमी महसूस होती है, क्योंकि रायली यूसुफ और टिम डेविड मिलर के बाद आप देखें तो उनके पास जरूर पोलार्ड मौजूद है, लेकिन आपको एक बैट्समैन चाहिए जो कि बड़ी इनिंग्स खेल सके, लंबी इनिंग्स खेल सके। पोलार्ड अब उस लेवल के रही नहीं, तो टिम डेविड उनको ज्वाइन कर चुके हैं, प्लस पॉइंट है। फाइनल में आपको कौन सी टीम्स दिखाई दे रही हैं उवैस? देखिए फाइनल्स में ऑब्वियसली लाहौर कलंदर तो आपको नजर आ ही रही है, लेकिन फाइट होगी फाइनल्स के लिए। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद और मुल्तान सुल्तान की, ये बड़ा एक्साइटेड होगा। लेकिन देखिए क्रिकेट है, आपको कुछ पता नहीं होता, क्या पता पेशावर ज़ल्मी कराची किंग्स ऊपर आ जाए। एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, और वो हरा दे मुल्तान सुल्तान को भी, इस्लामाबाद यूनाइटेड को तो पूरा का पूरा पलड़े जो है वो चेंज होकर यहाँ पर रह जाएगा। लेकिन हमेशा एक कहना होता है कि जब टीम जी अवैस आजम खान के हवाले से मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा। उनकी फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा बात होती रही, लेकिन हर मैच में परफॉर्म कर रहे हैं, मैच विनिंग प्लेयर हैं, आप देख रहे हैं उन्हें नेशनल टीम में जल्दी? देखिए आजम खान का मैं पढ़ रहा था अभी स्टार्ट्स उनका कि 2022 से लेके अभी तक उन्होंने टोटल जो छक्के मारे हैं वो 138 छक्के मारे हैं। इट्स अ बिग फिगर, छोटा फिगर नहीं है उनके लिए। लेकिन फिटनेस के इश्यूज तो मुझे पता है, वो मामलात हैं सारे हैं, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म करें स्पेशली मिडिल ऑर्डर के अंदर आपको चाहिए बैट्समैन जो कि इतनी सेहत के साथ ही इतने छक्के मार सकते हैं आप। देखिए वो चीज है, लेकिन क्योंकि
हिस्सा भी नहीं है, मुझे पता है उनकी माशाल्लाह जो सेहत है, लेकिन जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं आजम खान बिहाइंड द स्टैम्प्स पे, लेकिन स्पेशली जो मैंने आपको बात की ना, जब बैटिंग ऑर्डर की बात करें, मिडिल ऑर्डर में आपको बैट्समैन चाहिए होता है जो कि 130 140-50 रन स्ट्राइक रेट से उससे ऊपर अगर जा सकता है तो स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके आपकी टीम को एक मुस्तहकम पोजीशन पे पहुंचाएगा। लास्ट कमेंट, बिल्कुल शॉर्ट कमेंट कीजिएगा, आज आपको क्या लग रहा है कोयटा वर्सेस कराची में से कौन सी टीम जीत सकती है? बिल्कुल शॉर्ट कमेंट लूंगी आपसे। कराची चाहूंगा जीते क्योंकि बड़ी टीम है, अनफॉर्चुनेट कोयटा तो बाहर हो चुकी है, लेकिन कराची को जीतना चाहिए। थैंक यू सो मच मोहम्मद अवैस हमारे साथ स्पोर्ट्स इन कॉन्वर्सेशन थे। और जनाब कराची मैंने बोला कि आज, लेकिन बहरहाल देखते हैं कि कौन सी मैच जो है उसका पलड़ा भारी होता है। अच्छा अनवर, आगे बढ़ते हैं और जरा नाश्ते की भी बात कर लेते हैं कि बेहतरीन नाश्ता हमारे यहाँ जो लोगों की चॉइस होती है वो यूजुअली आसान सस्ता कोई अंडा ही होता है, ऑमलेट्स होती हैं, तो ज्यादातर लोगों को अंडे का ही नाश्ता पसंद होता है क्योंकि ये जल्दी बन जाता है, क्विकली बन जाता है। हर शख्स सुबह के वक्त यही कोशिश करता है कि उसको अंडा मिल जाए या वो खा ले, क्योंकि अनवर आप तो जिम भी करते हैं, डाइट का भी ख्याल रखते हैं, तो उसमें प्रोटीन भी होती है, विटामिन हैं, ऑब्वियसली आपको फुल मील कहा जाता है, सोर्स है बहुत ज्यादा, ये बहुत बड़ा सोर्स है। तो हर शख्स ये चाहेगा कि क्यों ना एक ऐसी चीज खाई जाए जिससे दिन का जो आगाज है वो बेहतर हो, आपके डे के स्टार्ट में ही आपको एक ऐसी डाइट मिल जाए जिससे आपकी जो ग़िज़ाई अज़्ज़ा है वो हासिल हो सके, क्योंकि एक अंडे में कुल 74 कैलोरीज होती है, लेकिन इसमें जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, जिसके बाइस ये एक मुकम्मल ग़िज़ा, कंप्लीट डाइट इसको कहा जाता है। वैसे अगर कोई मेरे हाथ की बनी हुई ऑमलेट खा लेगा ना तो वो बस फिर वही खाता रह जाएगा। मेरी तो ऑमलेट बड़ी मशहूर है, बड़ी जबरदस्त होती है। आपने कभी नहीं खिलाया? देखिए बात है कि किचन का यहाँ पे सेटअप करें जरा, मैं आपको रमजान में इंशाल्लाह बनाकर अपने हाथों से खिलाऊंगी सब लोगों को, अपनी टीम को भी। और ऐसी ऑमलेट आप लोगों ने किसी शानदार होटल में भी नहीं खाई होगी, क्योंकि वो चीज ऑमलेट होती है, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं, मशरूम्स होते हैं और बहुत ही लजीज बनती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ज्यादातर अब जो अंडे का इस्तेमाल किया जाता है वजन कम करने के लिए, वो बॉइल्ड एग का किया जाता है यूजुअली, और वही बेहतर भी है वजन कम करने के लिए, ऑयल फ्री होता है और पूरे न्यूट्रिएंट्स उसमें होते हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने एक और एक्सपेरिमेंट भी किया था अनवार कि अगर माइक्रोवेव में अगर हम अंडा रख दें तो वो भी बहुत लो कैलोरी ऑयल फ्री होता है, ऑब्वियसली खाने में टेस्टी भी। अगर आप बोर हो जाते हैं तो बहरहाल अंडों को नाज़रीन बहुत सारे तरीकों से बनाया जाता है, खाया जाता है, जैसे कि उबले अंडे हो गए, ऑमलेट हो गई। अच्छा, सेहत के लिए ये फायदेमंद ही है हर हाल में। बनाने का जो तरीकेकार है वो मेरा ख्याल है उसको इम्प्रोवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि माहिरीन तो ये कह रहे हैं कि जो अंडों को हमेशा दीगर अशिया के साथ मिलाकर खाना चाहिए तो आपको ज्यादा फायदा मिलता है। अगर आप सिर्फ अंडा खा रहे हैं, मेरी वाली रेसिपी बिल्कुल, तो वो जो सेहत बख्श ग़िज़ाइयत है वो इससे नहीं मिलेगी, जो कि ऑब्वियसली हमारी एक नीड है जिस्म की। तो अंडों को दीगर ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ाओं के साथ मिलाकर खाना चाहिए, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो डबल हो जाएंगे। जैसे अगर दीगर वेजिटेबल्स के साथ मिलाकर आप उसको खा रहे हैं, उसमें ऐड ऑन करें, चीज ऐड कर लें आप उसमें। बिल्कुल, अंडे पकाते वक्त आप मक्खन या रिफाइंड तेल, ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं इसमें, और जो सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला ऑयल है अनवर, उससे तो हर वक्त ही गुरेज करना चाहिए। जैतून का तेल है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है, तो यकीनी तौर पर अब जो बनाने का तरीकाकार है वो भी शायद हमें चेंज करने की जरूरत है अगर हम फायदा ज्यादा लेना चाहते हैं। तो आज अंडे की इंपॉर्टेंस पर हमने बात की। नाश्ता जरूर करें, नाश्ता अपना स्किप ना करें। देखिए कह कौन रहा है जो कि डेली नाश्ता नहीं करती हैं और इंटरमीडिएट फास्टिंग वो कोई है नबिया की एक वो डेली वो करती है, डेली फिर डॉक्टर से डिस्कस करती हैं। हां, कमेंट ना डिफरेंट डॉक्टर से कमेंट लेके ना तसल्ली हो जाती है, मैं ठीक कर रही हूं या गलत कर रही हूं। बिल्कुल, अनवार को पता चल गया। बहरहाल हमारा जो अगला सेगमेंट है वो भी ग़िज़ा के हवाले से ही है। अच्छा, आज हमारा सेगमेंट थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम मेंटल हेल्थ को भी इसके साथ थोड़ा सा अटैच करें कि ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जो हमारे एंजाइटी को, हमारी स्ट्रेस को कम कर सकती हैं। क्योंकि अनवार, जिस तरह का हमारे यहाँ वर्किंग एनवायरनमेंट है, हमारे घरों का जो स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, हर शख्स में, मर्द हो, ख़वातीन हो, ज़हनी दबाव का शिकार है। हम रह रहे हैं, जिस मास्टर में हम रह रहे हैं, खाने की इतनी टेंशन भी लोग लेते हैं कि खाना लंच के टाइम सोच रहे थे डिनर क्या खाएंगे। हाँ, तो वो स्ट्रेस भी आपका बढ़ जाता है। तो इस पर भी आप बात करेंगे कि जो ज़हनी दबाव है उसको सिर्फ इसी तरह से पेश किया जाता है कि ये ज़हनी दबाव हमारा दुश्मन है, हमें अंदर से ख़त्म कर रहा है, हमें चाट रहा है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि दबाव मुख्तलिफ तरह के होते हैं और कुछ जो प्रेशर्स हैं वो हमारे लिए बेहतर भी होते हैं। हमने हमेशा सुना है कि रात को सोने, अगर जिन लोगों को फॉर एग्जांपल नींद का मसला होता है, अगर वो सोने से पहले केलों का इस्तेमाल करें या कोसे दूध का इस्तेमाल करें तो वो नींद में मददगार साबित होता है। तो इसी तरह आज हम उन ग़िज़ाओं का जिक्र करेंगे जो हमारे ज़हनी दबाव का जो लोग शिकार
बीमार होते हैं अफराद, ऐसे अफराद, वो मददगार कौन सी ग़िज़ाएँ हो सकती हैं। तो हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है माहिर ग़िज़ाइयत सियाज साहिबा। बहुत शुक्रिया सुमन, आपने ज्वाइन किया। तो पहला सवाल, स्ट्रेस एंजाइटी वाला माहौल है हमारे यहाँ, नींद का तो सुना था कि नींद में मददगार केला या दूध होता है, लेकिन स्ट्रेस कम करने वाली ग़िज़ाएँ भी हैं, और वो कौन सी हैं? बिल्कुल ऐसी है नबिया, एक्चुअली हमारी जो डाइट है ना वो हमारी ओवरऑल हेल्थ पे, फिजिकल मेंटल हेल्थ पे बहुत अफेक्ट करती है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम तो खा रहे होते हैं क्योंकि वो हमारी फूड चॉइसेस के अकॉर्डिंग होता है कि हमने ये खाना है, लेकिन वो हम अनहेल्दी ऑप्शंस की तरफ जा रहे होते हैं। वो अल्टीमेटली आपको क्रॉनिक डिजीज़ की तरफ ले जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ को सफर करता है। बहुत सारी हमारे यहाँ तो खाने ऐसे भी है ना जो खा के हम फौरन बादनवार गिल्ट में चले जाते हैं, और वही स्ट्रेस हो जाती है कि अल्लाह ये क्यों खाया। बिल्कुल, तो फूड और चॉइसेस जो है ना वो बहुत डिपेंड करती है कि आपने कौन सा फूड जो है वो आप चूज कर रहे हैं कि वो आपकी ओवरऑल हेल्थ पे कितना इफेक्ट कर रहा है। तो कौन से ऐसे ज़हनी प्रेशर्स हैं जिन पर आज हम बात करें जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर देते हैं या हमें एंजाइटी में ले जाते हैं? अच्छा, एक्चुअली ऐसे है कि ओवरऑल अब देखें हम डिप्रेशन रेट कितना कॉमन हो गया, हर यूथ में बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत जो है वो बिल्कुल आपकी लाइफ से कट ऑफ हो गई है। हमने रेडी टू ईट फूड को एंगेज करना शुरू कर दिया है, बिल्कुल सैचुरेटेड चीज़ों की तरफ हम चले गए हैं, डीप फ्राइड चीज़ों की तरफ चले गए हैं, हाई न्यूट्रिएंट डेंस, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन हाई न्यूट्रिएंट डेंस फूड और कैलोरी डेंस। न्यूट्रिएंट डेंस वो चीज़ें जो आप खा रहे हैं तो आपको एक हेल्दी इफेक्ट दे रही है, आपको अच्छी ग़िज़ा दे रही है, लेकिन कैलोरी डेंस वो जो कि आपके फास्ट फूड है कि वो आपकी एपेटाइट को तो सप्रेस कर देंगे, लेकिन वो आपको जो है आपको कोई हेल्दी न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड करेंगे। जब तक आपकी बॉडी प्रोलॉन्ग लाइफ टाइम के लिए अनहेल्दी न्यूट्रिएंट्स पे रहेगी तो अल्टीमेटली आपको क्रॉनिक डिजीजेस की तरफ लेकर जाएगी। अच्छा अनवार, कभी आपने ऐसा नोट किया है कि कभी जब हम खाना नहीं खा रहे होते हैं तो हमारा जो मिजाज है या जो मूड है वो कितना चिड़चिड़ापन अक्सर आ जाता है? मैं अक्सर शादी के शुरू में डाइट वगैरह भी करना या मियाँ से कभी कोई थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट तो खाना छोड़ दें तो मेरा मियाँ हमेशा खाना मेरे सामने रख के तो मैं फौरन झटपट मान जाया करती है। खाना जो हमारा मिजाज है वो भी तब्दील कर देते हैं, और जो बहुत सारे लोग जो डाइट पे होते हैं या फाका कर रहे होते हैं उनके मिजाज में एक हम अजीब सा एक चिड़चिड़ापन भी देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसी है, क्योंकि हमारी डाइट हमारे ओवरऑल हेल्थ पे, आपके मूड पे बहुत इफेक्ट कर रही होती है, क्योंकि इंटरलिंक्ड है। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप जाते हो फ्रेंड्स के साथ खाने पीने के लिए, और अगर इन केस आपका मूड अच्छा नहीं होता तो आप स्किप कर देते हो चीजें, तो ये दोनों चीजें इंटरलिंक करती हैं। तो आप किस तरह से देख रही हैं जो डाइट की रूटीन है, फिर उसको किस तरह से तब्दील करना चाहिए? क्योंकि आज के टाइम पे जिस तरह से आपने कहा जो इंस्टेंट फूड है, फ्रीज आइटम्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। घरों में भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा नगेट्स का, पैटीज का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ जो बेकरी आइटम्स हैं उनसे लोग जान नहीं छुड़ा पा रहे। बिल्कुल ऐसी है, हमें चाहिए कि हमारी डाइट में डेली जो है हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जो कि फिश फुल ऑफ नट्स हैं, जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 रिचेस्ट हैं, और ये आपके ब्रेन सेल्स को रिपेयर करती हैं। अगर आपके ब्रेन सेल्स में कोई भी इशू होता है, आपकी ओवरऑल आपकी बॉडी में कोई इशू होता है, ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करते हैं। तो अपनी डाइट में डेली ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तो कंपलसरी मैंडेटरी करें, लेकिन हेल्दी न्यूट्रिएंट्स जिसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो फिश है, एक अंडा आपकी एक मुकम्मल ग़िज़ा है, उसको डेली ज़रूर कंज्यूम करें। फिश फुल नट्स लें, हेल्दी फ्रूट्स वेजिटेबल्स लें जो विटामिन सी और विटामिन ई रिच सोर्सेज हैं, और प्रोसेस चीज़ें जितनी हैं, जितनी पैकेज चीज़ें हैं, उनसे अवॉइड करें। ठीक है, तो कौन सी फिर ऐसी डाइट कैसी है जो कि हमारे जो ज़हनी दबाव है उसको भी कम करने में मददगार साबित हो सकती है? अक्सर लोग हम देखते हैं कि जैसे कि हमारे यहाँ आपने इस पर जिक्र किया, पॉइंट आउट किया कि जरा बेकरी की चीज़ें, बेकरीज बहुत खुल चुकी हैं, बेकरी आइटम्स लोग बहुत पसंद करते हैं, और एक आम तासुर हमने ये देखा है कि जब सामने मीठा पड़ा होता है तो वो लोगों को बड़ा एक क्रेविंग है, अच्छी फील भी आती है, तो लेकिन वो फिर नुकसानदेह भी बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ऐसी है, जितनी भी शुगरी चीज़ होगी वो अल्टीमेटली आपको ओबेसिटी की तरफ लेकर जाएगी। जब आप ओबीस होते हैं, आपको स्ट्रेस होता है और आप फिर आपके मेंटल हेल्थ जो है वो सफर करती है। तो अवॉइड करें जितने भी ये शुगरी ड्रिंक्स हैं, प्रोसेस्ड चीज़ें हैं, जितनी सैचुरेटेड फैट है, डीप फ्राइड चीज़ें हैं, इनसे जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जो नाश्ते का आगाज है वो ब्रेड से है, रस से है, जिसको कहा गया कि बहुत ज्यादा खतरनाक है रस। बिल्कुल ऐसी है, वो भी डिपेंड करता है ना कि आप अगर ब्रेड लेना भी चाह रहे हैं तो आप ब्राउन ब्रेड या जो मल्टीग्रेन ब्रेड है होल व्हीट की, आप उसको कंज्यूम कर लें, कि हेल्दी ऑप्शंस को अपनी लाइफ में जो है वो अपनाना शुरू करें। अच्छा, कोई ऐसा खाना भी है जो कि हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को थोड़ा सा रिलैक्स करे, रिलीज करे? जिस तरह मैंने नींद का बार बार जिक्र किया कि केला है वो आपको नींद दिलाता है, तो इसी तरह से कोई फ्रूट्स, कोई सब्जी, वेजिटेबल, कोई ऐसी चीज है जो कि स्ट्रेस को थोड़ा सा बॉडी में जाके हेल्प आउट करे? जितने विटामिन सी और विटामिन ई रिचेस्ट फ्रूट्स हैं, जितने हमारे सर्दियों के फ्रूट्स हैं, आपके किन्नू, बीटरूट, जितने विटामिन सी हैं, क्योंकि सेल्स को रिपेयर करता है, जैसे अभी मैंने बात की, तो जितना हो सके इनको अपनी लाइफ में जरूर एंगेज करें। ओमेगा, अब लेमन का इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, डिटॉक्स ड्रिंक का, अब जैसे आगे समर्स आ रही हैं, आप अपने डिटॉक्स ड्रिंक्स को ऐड कर सकते हैं पूरे दिन में, तो
इनका जरूर इस्तेमाल करें। सीजनल फ्रूट्स हैं जिस तरह कि अब हम देख रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज हैं, मेलन्स हैं, तो उनका इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए और जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। एक और चीज मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि हम कैफीन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, चाय कॉफी इनका बहुत इस्तेमाल करते हैं। इसको बेसिकली वैसे भी कहा जाता है कि ये ब्रेन बूस्टर है, लेकिन जब आप ओवर यूज करते हैं हर चीज का, वो कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो जब आप ओवर यूज करते हैं तो वो अल्टीमेटली आपके स्ट्रेस हार्मोन को। जैसे कि अब गर्मियां भी आ रही हैं, मौसम भी तब्दील हो रहा है, रमजान की भी आमद है, डिटॉक्स करना बॉडी को ये बहुत जरूरी, लेकिन डिटॉक्स कैसे किया जाए, कैसे डिटॉक्स वाटर बनाया जाए? अब लोग हम देखे खाते उतना ही है, उनके प्लेटर्स वैसे ही होते हैं, लेकिन वो फिर सारा दिन कि हम जी ये डिटॉक्स वाटर हम ले रहे हैं, तो वो तो फिर कोई फायदा उसका नहीं होगा। और ये टोटली मैथ है कि अगर आपने कैलोरीज अपनी आप उतनी ही कंज्यूम कर रहे हैं और फास्ट फूड की तरफ है, लेकिन आप पूरे दिन में एक डिटॉक्स ड्रिंक ले लेते हैं कि हमारा वेट रिडक्शन हो जाएगा, ग्रीन टी पी लेते हैं खाने फास्ट फूड के बाद, बर्गर के बाद आप ग्रीन टी पी लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपकी कैलोरीज वही है और फास्ट फूड आप कंज्यूम करें लेकिन साथ एक डिटॉक्स ड्रिंक लेना है। डिटॉक्स ड्रिंक्स बेसिकली आपके जितनी भी बॉडी में टॉक्सिन्स होती हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करती है, लेकिन आप अगर उसको जितना, ये डिपेंड करता है कि आप उसको बना कैसे रहे हैं, कि आप उसको एक नीम गर्म पानी में उसमें जितने फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, आपकी कुकम्बर हो गया, आपकी मिंट लीव्स हो गई, आपकी बेरीज हो गई, आप इनको ऐड कर सकते हैं और ये आप इसको पी सकते हैं। ठीक है, तो जो मीट का पोर्शन है वो पर डे कितना होना चाहिए? मीट आपका जो 3 to 6 आउंसेस आप इसको ले सकते हैं, वो भी डिपेंड करता है कि आपके कुकिंग मेथड्स पे। अगर आप डीप फ्राइड चीजें ले रहे हैं तो वो अल्टीमेटली आपको प्रॉब्लम कॉज करेगी। स्टीम ग्रिल की फॉर्म में अगर आप प्रोटीन कंज्यूम कर रहे हैं और फिश कंज्यूम कर रहे हैं, लीन चिकन कंज्यूम कर रहे हैं, बीफ और मटन से आप थोड़ा अवॉइड करें तो आपके लिए हेल्दी बेनिफिट। वो लोग जो डेली हम देखते हैं, डेली बेसिस पर निहारी का नाश्ता करते हैं, पाए का नाश्ता करते हैं, उनके लिए फिर वो चीजें कितनी खराब हैं, या आप समझती हैं कि मंथ में ऐसी चीजों का इस्तेमाल सिर्फ 1 या 2 बार होना चाहिए? अक्सर हम देखेंगे ना कि जो सहरी के बफे लगे होते हैं वहां पर मतलब बड़ी परेशानी और हैरत होती है कि सहरी ही पाए से की जा रही होती है और प्याज का एहसास इतना बिल्कुल। और वंस अ मंथ आप कर सकते हैं, वो भी हम उसको कहते हैं चीट मील, लेकिन हम पूरा चीट डे करते हुए पूरा दिन में, तो वो चीट डे नहीं चीट मील होता है, वो आप ले सकते हैं। सुमन, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। और सुमन हमें टिप्स दे रही थी कि किस तरह से हम अपने डाइट के थ्रू अपनी स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और जितना हो सके उतना ऑर्गेनिक फूड की तरफ हमें जाना चाहिए। जो टिन फूड होते हैं या जो प्रोसेस्ड मील्स होती हैं, जंक फूड होते हैं, वो वैसे भी हमें स्ट्रेस आउट ही कर रहे होते हैं बाद में, जिस मैंने गिल्ट फील का भी जिक्र किया। बहरहाल प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करते हैं स्पोर्ट्समैन के हवाले से, क्योंकि स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस वक्त सफ़र करते दिखाई दे रहे हैं। क्रिकेट के अलावा हमारा फोकस और खेलों पर नहीं है, और इस बात का भी हमें यकीन है कि अगर जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको हुकूमती ताउन हासिल हो, उनकी थोड़ी अप्रिसिएशन की जाए, उनका साथ दिया जाए, तो हम ना सिर्फ ओलंपिक्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखा सकते हैं, बल्कि फुटबॉल की टीम में भी जो आलमी कप में शिरकत है वो मेरा ख्याल है कोई इशू इतना बड़ा नहीं है। बिल्कुल, अगर मसला है सिर्फ तो अनवार वो है मदद का, सहूलियात का, फैसिलिटीज का। पाकिस्तान के और उभरते हुए बॉक्सर्स ने नेशनल चैंपियनशिप जीती है। मजे की और अच्छी दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में बॉक्सिंग का बेहतरीन टैलेंट है जो कि सामने भी आ रहा है। आगा कलीम चाय के ढाबे पर काम करते हैं और इसके अलावा वो बॉक्सिंग के शौकीन भी हैं और आगा कलीम बॉक्सिंग में बड़ा नाम पैदा करना चाहते हैं और इसके लिए वो हुकूमत के ताउन के भी मुंतज़िर हैं। इस वक्त आज हमारे शो का हिस्सा हैं, उनसे बात करते हैं और खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आगा, आपने वक्त निकाला। बॉक्सिंग में नेशनल चैंपियनशिप जीती, वो भी 40 सेकंड में। कैसी आपकी जर्नी रही, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, जिससे मेरा ताल्लुक जो है वो कोयटा पशीन कली करबला से है और आज से 10 साल पहले मैं काम के सिलसिले में कराची आया था होटल पे काम करने के लिए। तो उसके बाद मेरा एक क्लब में गया, वहाँ पर देखा तो एक स्पोर्ट चल रही थी, तो मैंने कहा जब उधर गया मैंने कहा यार मुझे यहाँ एडमिशन लेनी है। तो सर ने कहा यहाँ की एडमिशन इस तरह। मैंने कहा सर मेरे पास तो फीस नहीं है, मैं पे नहीं कर पाऊँगा। तो सर ने कहा फिर आप इंशाल्लाह आप आए, हम कुछ करते हैं। जब मैं गया सर ने मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 4 दिन बाद फाइट की, पहली फाइट में हार गया, कोई मसला नहीं, मैंने कम बैक किया अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रॉन्ग। उसके बाद जो मैंने अभी तक 27 फाइटें खेल चुका हूँ, जिसमें 2 बार मैं नेशनल चैंपियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और 6 टाइम अल्हम्दुलिल्लाह सिंध चैंपियन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 5 टाइम में आल पाकिस्तान कराची चैंपियन हूँ
और 3 टाइम वुशु चैंपियन हूँ, 2 टाइम ट्वाई चैंपियन हूँ। और इसके अलावा जो अभी रिसेंटली में गया हुआ था कजाकिस्तान के शहर कराकंदे में, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ मैंने सबसे फास्टेस्ट नॉकआउट मारा 20 सेकंड के अंदर। अपने कजाकिस्तानी जो मेरा हरीफ था उसको नॉकआउट किया और एक बहुत बड़ा जो है एजाज पाकिस्तान के नाम किया। मगर जब मैं वहाँ से जीत के आया, मैंने कहा चलो मेरे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे, मुझे चाय के होटल पे काम नहीं करना पड़ेगा। मगर उसके बावजूद मैं एक चाय के होटल पे काम कर रहा हूँ। और रिसेंटली मैंने नेशनल चैंपियनशिप में सबसे फास्टेस्ट नॉकआउट मारी 40 सेकंड में। तो कहने का मतलब ये मेरी चैंपियनशिप आ रही है, वर्ल्ड चैंपियनशिप 4 दिन के बाद है, उसके लिए मेरे पास टिकट नहीं है। मैं परेशान हूँ, इधर उधर भाग रहा हूँ, सबसे हेल्प मांग रहा हूँ। मगर इस दौरान फिर भी मेरे एक बंदे ने मेरी हेल्प की, जनाब एहसन अहमद साहब, जिन्होंने मुझे एशियन चैंपियनशिप के लिए भी मुझे सपोर्ट किया, नेशनल के सपोर्ट किया, हर इवेंट का सपोर्ट किया। अगर एहसन अहमद ना होते तो आज मैं और ये बेल्ट और ये मेडल पाकिस्तान के नाम कभी नहीं कर पाता। ठीक है कलीम, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं और हमने भी इस सेगमेंट के आगाज में यही डिस्कस किया कि जो सपोर्ट है वो नहीं मिल रही, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं मिल रही, स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से नहीं मिल रही। हम तो बारहा इस पर बात करते रहते हैं। आप जिस तरह से चाय के ढाबे पर काम कर रहे हैं, काम करने में तो यकीनी तौर पर कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसके साथ इस तरह के स्पोर्ट को मैनेज करना यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हर स्पोर्ट्स के लिए आपको एक प्रॉपर एक्सपेंस की ज़रूरत होती है, आपको डाइट प्रॉपर चाहिए। बॉक्सिंग खेल है, फुर्ती का खेल है, ट्रिक्स का खेल है, ताकत का खेल है, उसके लिए डाइट यकीनी तौर पर बहुत अच्छी चाहिए। उसको किस तरह से मैनेज कर रहे हैं? सर बिल्कुल, मैं 12 घंटे चाय के होटल पे काम करता हूँ। तो उसके बाद जब मैं वेट कट करता हूँ, मैं 56 से 51 पे आता हूँ, तो मेरे जिस्म में कोई बिल्कुल खत्म हो जाता है, सांस खत्म हो जाती है। तो उस दौरान हमें डाइट चाहिए होती है। डाइट मेरे क्या है, पापे और कावा चाय, ये हमारी डाइट है। हमें प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, हमें कुछ नहीं मिलता है। पता नहीं ये मुल्क में हमारे आगा कलीम, मैं आपसे कहना ये चाहूंगी कि अपने चैनल की तरफ से मैं जरूर कोशिश करूंगी कि जो आपका पैगाम है वो कहीं ना कहीं तक पहुंच जरूर सके, कोई सुन जरूर सके आपकी आवाज़। अगर कोई देख भी रहा है इस वक्त हमारा शो, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर आपको देख रहे हैं या उन तक पैगाम पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? सर मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहूँगा, सिर्फ मुझे टिकट चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे टिकट दे, मैं जाऊँ पाकिस्तान के लिए लड़ूँ, पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। अब 4 दिन बाद जो है मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप है बैंकॉक थाईलैंड में, मेरे पास टिकट नहीं है, मैं मजबूर यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? मिनिस्टर, स्पोर्ट मिनिस्टर यहाँ पर है, मगर वो हमें तरजीह नहीं देते। पता नहीं तो 4 दिन के बाद आप कौन से मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं? बैंकॉक वर्ल्ड चैंपियनशिप थाईलैंड में होने जा रही है। ठीक है, तो यकीनी तौर पर इंटरनेशनल फोरम है, वहां पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है कलीम, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। कितने घंटे ट्रेनिंग का स्केड्यूल है आपका, किस तरह से फिर ट्रेन करते हैं? ऑब्वियसली जो आपके कोच मौजूद हैं वो कितना सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरे जो कोच है वो इकरार उस्ताद है। उन्होंने जितनी मुझ पर मेहनत की है, ना मुझसे फीस ली है, जितना मुझसे हो सका उन्होंने मेरी हेल्प की है। मैं सुबह 6 से लेकर शाम 6 तक, अभी ड्यूटी मेरी चेंज हो गई है, काम करता हूँ। उसके बाद शाम 6 से लेकर मैं 6 घंटे जो ट्रेनिंग करता हूँ, टफ ट्रेनिंग करता हूँ, हार्ड वर्क करता हूँ। उसमें मैं स्पेयरिंग में करता हूँ, कंडीशन करता हूँ, 9 राउंड्स बैग मारता हूँ, और तो रनिंग करता हूँ, कार्डियो करता हूँ। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है। मगर कभी कभी यार दिल मायूस होता है कि आप टफ ट्रेनिंग कर रहे हो, 6 घंटे आप दे रहे हो, मगर आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर क्या फायदा? नहीं, आप बिल्कुल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करेंगे, आप चैंपियनशिप जीतेंगे भी और मायूस भी नहीं होंगे, क्योंकि मायूस अगर आप होंगे तो फिर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ये जो भी मसले मसाइल हैं ये आगा हमारे यहाँ मौजूद हैं, हमारे मुल्क में मौजूद हैं इस वक्त, लेकिन आपने मायूस नहीं होना, पॉजिटिव रहना है। आप इस तरीके से मेहनत करते रहे, आपकी आवाज़ यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं पहुंचेगी। अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपका आगाज कैसा हुआ, बचपन से इस प्रोफेशनल फील्ड में आना किस तरीके से हुआ, वो क्या कहानी है, स्टोरी है, जरा वो भी थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। बेसिकली जब स्टार्ट मैंने किया था पहले क्रिकेट से किया, क्रिकेट छोड़ा, फिर नातों में आया, नाच छोड़े, फिर सिंगिंग में इसको छोड़ा। तो जब मैंने देखा यार लोग सब मुझे मारते थे, मतलब मैं लड़ता बहुत था, लोग मुझे मारते थे, मैं वो दर्द बर्दाश्त करता था। मैंने कहा यार जब आप इतने दर्द वगैरह बर्दाश्त कर पाओगे तो ये आपके लिए गेम बना है, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग बना, इसमें आ जाओ। तो उसके बाद जब मैं आया, मैंने कहा मैंने सिर्फ एक फाइट लूज की है, और जो पहली फाइट थी, एक्सपीरियंस नहीं था, मैंने 4 दिन मेरे हुए थे उसके प्रैक्टिस के, मैंने फाइट की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 26 फाइट मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विन की है। अब तक जो है सिर्फ मैं एक फाइट हार चुका हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो है एशियन चैंपियनशिप मैंने विन की है कजाकिस्तान के शहर कराकंदे में। अपने कजाकी जो है मेरा ओपोनेंट, उसको मैंने 20 सेकंड में नॉकआउट किया, सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये थी। और रिसेंटली मैं 2 दिन पहले लाहौर से आया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे नेशनल चैंपियनशिप में 40 सेकंड में नॉकआउट मारा अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये थी मेरी जर्नी जो है, मेरा अब तक 26 फाइटें
27। ठीक है कलीम, जिस तरह से आपने बताया 12-12 घंटे की जॉब करते हैं आप चाय के ढाबे पर, तो कितने पैसे कमा लेते हैं, किस तरह से गुजारा करते हैं? सर मैं एक चाय को बिल्कुल जिससे मेरा 20,000 का तनख्वाह है, तो 20,000 में मैं जब अपना अपने ऊपर लगाना भी कुछ डाइट माइट लगाता हूँ अपने ऊपर, तो 5,000 में अपने ऊपर लगाता हूँ महीने के, और बाकी जो 15,000 रुपये में जो मेरे गांव में मैं वहाँ पर बेचता हूँ अपने वालिदैन को, जो हमें घर देखना पड़ता है, तो ये मेरी जो है सैलरी 20,000 रुपये है। ठीक, तो आगा क्या ड्रीम्स हैं आपके, क्या प्लान्स हैं, क्या करना चाहते हैं प्रोफेशनली? ड्रीम्स तो मेरे में बहुत बड़े हैं, मगर मैं चाहता हूँ काइंडली मुझे कोई चीज़ जॉब दी जाए ताकि मैं पाकिस्तान के लिए इस तरह बहुत सारे मेडल ला सकूँ, जितना भी सामने पड़े वैसे डबल ला सकूँ और पाकिस्तान का नाम आगे से आगे और रोशन कर सकूँ। तो मैं चाहता हूँ सिर्फ मुझे टिकट्स दिए जाए ताकि मैं हर जगह जाकर, हर मुल्क जाकर पाकिस्तान के लिए फाइट लड़ूँ और पाकिस्तान का नाम हर जगह बुलंद करूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगा कलीम, हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और काफ़ी नाराज़ दे रहे थे जिस तरह से सपोर्ट उन्हें नहीं किया जा रहा, और वो कह रहे हैं कि अभी बैंकॉक में उन्हें जाना है, जो इंटरनेशनल चैंपियनशिप वहाँ पर खेलने के लिए जाना चाहते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हम तो ये अपील करेंगे गवर्नमेंट से भी, स्पोर्ट्स बोर्ड से भी, अगर कोई मुखैर हजरात हैं, बिजनेसमैन हैं, कलीम की मदद करना चाहते हों, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि टिकट का उनको इस टाइम बहुत ज़्यादा इशू है, जॉब वो कोई अच्छी करना चाहते हैं ताकि अच्छा रोजगार भी उनका हो, ताकि वो अपने पैशन को भी कंटिन्यू कर सकें। जिस तरह से उन्होंने बताया कि जितनी चैंपियनशिप्स उन्होंने जीती हैं और जितना टैलेंट है, ऑब्वियसली अनवार मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी जो लोग हैं उनको भी सपोर्ट करना चाहिए। न्यूज़ मीडिया तो देखे हम तो अपना काम कर रहे हैं, जिम्मेदारी कर रहे हैं, बाकी जहाँ जहाँ तक आगा की आवाज़ पहुँचती है हमारी भी रिक्वेस्ट होगी कि इनको सपोर्ट खासकर किया जाए और ऐसे टैलेंट की कदर करनी चाहिए। तो अनवार प्रोग्राम में ब्रेक की ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन। तो नाजरीन, पाकिस्तान में रिवायत से हटकर फिल्में बनाने का रिवाज वैसे तो बहुत कम है, बल्कि अगर ये कहा जाए कि है ही नहीं तो ये भी गलत ना होगा, ना होने के बराबर ही। और हमारे यहाँ बड़े बजट की जो फिल्में हैं वो भी उन्हीं फिल्मों की तरह होती हैं जो हम पहले से अनवार देख चुके होते हैं, और मुख्तसर दौरानी की जो फिल्में हैं उनके मौजू का इंतखाब ऐसा किया जाता है जो तवज्जो हासिल कर सके। बिल्कुल, और ये इतना भी गलत नहीं है। बहरहाल काम तो इस चीज़ पर भी हो रहा है। और आज हम बात करेंगे ऐनक की, जो कि छोटी उम्र में ऐनक पहनने वाले बच्चों को अजीब व गरीब खिताब दिए जाते हैं और उनकी दिलशिकनी भी की जाती है। तो एक ऐसी अनोखी और एक छोटे से मगर शानदार मौजू पर बनाई गई फिल्म नूर ने फ्रांस में होने वाले ऑनलाइन मुकाबले में आलमी अवार्ड जीता है। फिल्म साज उमैर आदिल से हम बात करेंगे आज के शो में। उमैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है जिस पर आपने फिल्म बनाई है, तो किस तरह से इसका आइडिया डेवलप हुआ? जी अस्सलाम वालेकुम, उमर आदिल नाम है मेरा। उमर आदिल। एंड जी देखें, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारी सोसाइटी में, स्पेशली कि जो ऐनक है या जिनकी नज़रें कमज़ोर होती हैं उसको एक बड़ा टैबू समझा जाता है, चश्मा पहनना एक बहुत इशू समझा जाता है। So we partnered with Sight Savers and White Rice on this and we developed a concept कि कुछ ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जाए जो इस इशू को केटर करे एट स्कूल लेवल, ताकि बच्चों को भी अंदाज़ा हो कि चश्मा पहनना इतनी गलत चीज़ नहीं, उनके पेरेंट्स को, उनके टीचर्स को, उनके पूरे फैमिलीज को अंदाज़ा हो। सो दैट इज़ हाउ इट स्टार्टेड। एंड इसको लिखा है फरा उस्मान ने, जिन्होंने पूरी स्टोरी डेवलप की है, और हमने इसमें पार्टनर किया है सी प्राइम के साथ, जो एक यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है। सो फॉर दिस कॉज वी पार्टनर्ड विद डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि इस मैसेज को क्रॉस किया जाए, with us bringing in the creatives and the concept behind it, and then obviously the research came from White Rice and Sight Savers, and the production and the platform was C Prime. So that was alhamdulillah, it has been received well. बहुत अच्छे इसकी feedback आई है, और जब ये लॉन्च हुई और जिस तरह से इसको आपको बहुत मुबारक थी, तो तब आपको लगा था ऐसा कि ये मूवी इतनी पसंद की जाएगी, इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, अवार्ड मिलेगा? Can you come again?
उमर, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जब मूवी इन प्रोसेस थी तो तब आपको आइडिया था कि मूवी इतनी शानदार बनेगी, इसको रिकग्नाइज किया जाएगा इंटरनेशनली और अवार्ड मिलेगा? नहीं, फ्रैंकली हमें इस चीज़ का इस तरह की फीडबैक का अंदाज़ा नहीं था, इसके स्केल का, स्कोप का अंदाज़ा, क्योंकि एजुकेशनल फिल्म्स स्पेशली इन नैरेटिव फॉर्म्स यहाँ पे नहीं बनती और हमने गेज नहीं किया था। ऑब्वियसली वांटेड एन इमोशनल स्टोरी, वी वांटेड अ ग्रिपिंग स्टोरी कि कोई चीज़ अच्छी निकले ताकि लोग इसको देखें और ऐसे प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करें जहाँ ऑलरेडी ऑडियंस आती है, विजिट करती है। बट हमें ये फीडबैक वाज अ सरप्राइज। ठीक है उमर, चूंकि बहुत सारे लोग इस वक्त देख रहे हैं, आपको सुन भी पा रहे हैं, तो पहले हम इस मूवी का ट्रेलर शेयर करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ, फिर मूवी पर मजीद डिस्कशन करते हैं। शानदार आइडिया अनवार, कोई मतलब यूजुअली सोचता भी नहीं है। अच्छा, बुली करने का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर हम कहें ना कि सिर्फ पाकिस्तान में, तो नहीं भाई, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में है। कोई बच्चा अगर डिफ या स्पेशल बच्चे हों और फॉर एग्जांपल ऐनक लगाना भी, तो हम देखते हैं कि उन बच्चों को बहुत ज्यादा उन्हें टारगेट किया जाता है। बिल्कुल उमर, अभी जब हमने ट्रेलर भी देखा है, जब शॉर्ट मूवीज बनती हैं तो उसमें सबसे ज्यादा जो ख्याल किया जाता है परफॉर्मेंसेस का किया जाता है, एक्टर्स का किया जाता है, कोशिश की जाती है मंझेबे अदाकार लिए जाएं, जो कि हमने ट्रेलर में भी देखा। बच्चे भी हैं जिस तरह से बहुत ज्यादा पॉलिश्ड एक्टर्स लगते हैं, तो कितनी मेहनत उसमें भी लगती है, क्योंकि पाकिस्तान में शायद उस तरह से तो अकेडमीज मौजूद नहीं है, रुझान नहीं है एक्टर्स बनाने का। देखें, जो आपने इसमें लोग फीचर करते देखे, सरवत गिलानी एंड उमैर राना एंड रिजना वकास, ये लोग तो दे बिलीव्ड इन द कॉज एंड दे सेड कि वी वांट टू डू दिस, एंड ऑब्वियसली इनको कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, दे आर ऑल एस्टैब्लिश्ड एंड बिग नेम्स। बच्चों पे हमने काफ़ी रिसर्च की थी, बहुत बच्चे ढूंढे थे, बिकॉज फिल्म का होता है कि काफ़ी होमवर्क होता है, इस पर प्रेप टाइम काफ़ी लगता है, तो ऑब्वियसली सारे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और हमने ये ऐसे टाइम पे किया था स्कूल जब ऑन थे, तो काफ़ी मेहनत के बाद ये 3 बच्चे शॉर्टलिस्ट हुए थे। और तनीषा एंड मेहदी बहुत हैव डन रियली वेल, और तनीषा कुछ में नेचुरल टैलेंट भी होता है एंड दे पिक द स्टोरी वेरी वेल, एंड क्योंकि बच्चों को तो आई थिंक इट वाज अ गुड फाइंड एंड आई एम श्योर दिस टू विल गो। अच्छा उमर, जैसे कि मूवी को इंटरनेशनली रिकग्निशन मिली है, सराहा गया है, पसंद किया गया है, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ लोग अभी भी कमर्शियल मूवीज देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, या उस तरह से जो इस तरह के सोशल टॉपिक्स होते हैं या जो रियल लाइफ टाइम जो इश्यूज होते हैं उनको हमारे यहाँ लोग उस तरह से पसंद नहीं करते, जबकि आपके इस प्रोजेक्ट को बाहर जितना सराहा गया है हमारे यहाँ भी तो उतना ही सपोर्ट मिलना चाहिए, तो क्या वजूहात हैं? देखिए, हम जैसे मैंने पहले भी 1-2 प्लेटफॉर्म्स से बोला, हम अपनी ऑडियंस को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अच्छा। और हमारी ऑडियंस बिल्कुल इस तरह के टॉपिक्स को अप्रिशिएट करेगी। इट इज वेरी एविडेंट ऑन द फीडबैक दैट वी हैव रिसीव्ड ऑन द यूट्यूब शेयर ऑफ द फिल्म एंड हाउ इट वाज रिसीव्ड। तमाम ऑडियंस जिन्होंने पर्सनली मैसेज किए हमें, या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैसेज किया, या यूट्यूब पे मैसेजेस किए, तो उन्होंने सबने पसंद किया है। कमर्शियल एंगल, बिल्कुल एक कमर्शियल फिल्म्स होती हैं और कमर्शियल सिनेमा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री, बट कहीं पे ये नहीं है कि वो ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा कम ज़रूरी है, दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। एंड इफ वी कैन डेवलप गुड कंटेंट व्हिच इज इमोशनल एंड ग्रिपिंग, सो इट विल बी लाइक्ड बाय द ऑडियंस, आई थिंक। ठीक है उमर, शॉर्ट फिल्म्स का जो पोटेंशियल अब हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में, स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं बॉलीवुड के साथ कंपेयर करते हैं अपनी इंडस्ट्री को, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? वहाँ पर शॉर्ट फिल्म्स भी बनती हैं, बहुत ही हाईली बजटेड होती हैं, जिस पर वहाँ पर काम किया जा रहा है। आपको लग रहा है पाकिस्तान में भी इन फ्यूचर हम देखेंगे कि कुछ कंपनीज हैं या जो कमर्शियल सेक्टर है वो इस पर आगे आएगा और इस पर भी काम किया जाएगा, एक पूरी इंडस्ट्री हम डेवलप कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा हो रहा भी है, और काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, सी प्राइम बीइंग वन, जिसने इस इनिशिएटिव को उठाया है कुछ सालों से और बहुत अच्छा कंटेंट को डेवलप कर रहे हैं, और अदर प्लेटफॉर्म्स आर आल्सो देयर। और बिल्कुल इस चीज़ का बहुत पोटेंशियल है, बिकॉज शॉर्ट फिल्म इज अ गुड ड्यूरेशन फॉर पुटिंग थ्रू योर मैसेज, अपना आइडिया को फॉरवर्ड करना। एंड ऑडियंस की आजकल जो व्यूइंग है ज़्यादातर वो डिजिटल व्यूइंग है, मोबाइल्स पे, लैपटॉप्स पे, तो दिस क्विक शॉर्टर फॉर्मेट कंटेंट आल्सो डज रियली वेल। अच्छा, अब ये भी बताइएगा उमर कि आइंदा कौन कौन से टॉपिक्स आपको लगता है कि हम उठाने चाहिए या उन पर बात करनी चाहिए, या आप इरादा रख रहे हो शॉर्ट मूवीज बनाने का इस हवाले से? देखिए, मेरा टारगेट तो जाहिर है, इसके बाद उसके साथ साथ चीज़ें थी, काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं।
आई हैव बीन इन्वॉल्व विद द हेल्थ सेक्टर इन मैनी अदर एवेन्यूज, तो उनके साथ हमारा चीज़ें चलती रहती हैं व्हेन इट कम्स टू टीवी कमर्शियल्स और इन्फोमर्शियल्स और स्टोरीज। सो हम वो काम हेल्थ सेक्टर के साथ ऑलरेडी कर रहे हैं और कमर्शियल साइड पे भी काम हो रहा है एंड डेफिनेटली विल बी सीइंग मोर ऑफ दिस कंटेंट, सिमिलर कंटेंट हम बिल्कुल देखेंगे। ठीक है उमर, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को स्कूल फिल्म्स में हैं जो फिल्म पढ़ रहे हैं, फिल्म की प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, जो अपने फाइनल सेमेस्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, इन फ्यूचर वो क्या कर सकते हैं? देखें इसमें यही मैसेज है कि कभी भी ये ना सोचें कि इसमें मेहनत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत है इस फील्ड में और trend on changing, eras keep on changing, so never lose hope. कोई अगर अच्छा आइडिया है, कोई अच्छी स्टोरी लाइन है, always keep it close to your heart and कहीं ना कहीं वो जाके अप्लाई हो जाती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डायरेक्टर फिल्म नूर उमर आदिल हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का नाज़रीन वक्त खत्म हो रहा है, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। हफ्ते का पहला दिन है, बहुत अच्छे से स्पेंड कीजिए अपने प्यारों के साथ, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।